हेलो, वेलकम टू द चैनल। सो अब हम इस सीरीज़ में अपना लास्ट पार्ट ख़त्म कर देंगे 2022 का, जिसमें हम मैथ्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो पहला सवाल है इसमें ये है, 5th क्वेश्चन होगा इसमें। ठीक है, सी दिस वन इज़ ए वेरी लेंथी क्वेश्चन। ठीक है, इवन आई टुक 3 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एट होम। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपके 5-10 मिनट ले जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये पेपर क्वेश्चन टफ है, लेकिन ये इतना इजी भी नहीं है कि आप 1 मिनट में सॉल्व कर दो। तो ये मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप इसको एंड में ट्राई करें, जहाँ स्किप कर दें, क्योंकि और भी क्वेश्चंस हैं जो करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसको अब यहाँ तो हमें सॉल्व करना ही है, तो हम करेंगे इसको। क्या कंडीशन पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। ये क्वेश्चन पूरा आ भी नहीं रहा, बट आप मैनेज कर लेना। ठीक है, मैं आप क्वेश्चन पॉज करके देख लेना। ठीक है, तो इसमें बोला हुआ कि आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड है, उसमें लेटर दिए हुआ किस तरह, ये दिया हुआ A B C D E F G, ये लेटर दिए हुए हैं और कुछ नंबर दिए हुए हैं 1 2 4 5 7 8 9। ये सेम ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, लेटर के साथ नंबर दिए हुए हैं 1 2 4 5 7 8 9। बोल रहा है कि जो नंबर है डिविजिबल बाय 9 है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी क्या कहती है 9 की, कि 9 में जब भी हम सम ऑफ डिजिट्स करें तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे 1 + 2 + 4, इन सबको ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट है वो 36 आ रहा है, और 36 डिवाइड होता है 9 से। ठीक है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल है। अब वो बोल रहा है कि आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट, फर्स्ट डिजिट यानी G से अगर हम डिलीट कर दें तो क्या होगा, तो जो रिजल्टिंग नंबर है वो 6 से डिविजिबल होगा। अब 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहती है, देखिए 6 जो है वो 2 × 3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 2 × 3, तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या है कि जो लास्ट में जो डिजिट होगा वो इवन होगा। ठीक, तो पहली कंडीशन तो ये है कि F जो है वो इवन नंबर होगा। ठीक, दूसरा जो 6 से डिविजिबिलिटी है वो 3 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि ठीक है तो 3 का भी सेम है डिविजिबिलिटी टेस्ट 9 की तरह। तो अगर मैं 36 में से 9 माइनस कर दूं, 9 माइनस कर दूं 27 आएगा, जो कि 3 से डिविजिबल है। ठीक, यानी कि अगर मैं G को 9 लिख दूं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है जी, क्योंकि 9 अगर 36 में से 9 कर दो 27 होगा, और वो 3 से भी डिविजिबल होगा और वो 2 से भी डिविजिबल होगा। इसलिए जो नंबर होगा A B C D E F, इसमें F जो है वो इवन पे होगा और बाकी 3 से डिवाइड होगा, तो ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, आफ्टर डिलीटिंग 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ ओरिजिनल नंबर। अब F और G को डिलीट कर दो तो उसका डिविजिबल जो है वो 5 से होगा। अब 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है कि जो भी नंबर 5 से डिवाइड होगा उसके एंड में 0 होगा या 5 होगा। ठीक है जी, वो जानते हैं, लेकिन 0 तो हमें नंबर दिया ही नहीं है, तो पॉसिबिलिटी क्या बची 5, इसलिए E जो है वो 5 होगा। सिंपल। अब आगे बोल रहा है कि आफ्टर डिलीटिंग 3 डिजिट, अब E F G को डिलीट किया। ठीक है, तो फ्रॉम द राइट ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4, तो रिजल्टिंग नंबर जो है वो डिविजिबल बाई होगा 4। ठीक, अब 5 और 9 यूज हो चुका है, आपके पास नंबर का बचा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड में, नंबर का बचा 1 2 4 7 8, यही नंबर बचा, क्योंकि 9 और 5 यूज हो चुके हैं। ठीक है जी, अब 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहती है कि जो C और D है, यानी लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। यानी कि आपके पास क्या बचता है, कंडीशन क्या बनेगी 1 2, एक तो ये बन सकती है कि C और D 1 2 हो, 2 4 हो, लास्ट के 2 4 से 36 हो। ठीक, 36 कैसे होगा, 36 नहीं होगा, 3 6 है ही नहीं, तो हम 6 नहीं लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 2 8। ओके, क्योंकि 6 है ही नहीं हमारे पास डिवीजन में, 4 8 होगा। ओके, और होगा 72 होगा, जो बचे हुए इनमें से पॉसिबिलिटी लास्ट के 2 84। ये सारे नंबर जो हैं वो डिविजिबल बाई 4 हैं और यही C और D में आएंगे। ठीक है जी, अब आगे बोल रहा है
अभी फिलहाल हमारे पास तो यही कंडीशन है। आगे क्या बोल रहा है कि आफ्टर डिलीटिंग 4 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ ओरिजिनल, अब अगर ये 4 सी डी मतलब 4 से डिविजल, लेकिन अगर हम 4 डिवाइड कर दें 4 जगह, तो जो रिजल्टिंग नंबर डिविजिबल बाई 3, तो 3 से डिविजिबल होगा रिजल्टिंग नंबर जो भी होगा, ठीक है। हमें नहीं पता, हम देखेंगे लास्ट 3 डिजिट जो है वो डिविजिबिलिटी बाई 3 होनी चाहिए। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, अगर मैं बी सी डी मतलब इनकी बात करूँ ए बी सी की, क्योंकि डी को हटा दें उसके बाद ए बी सी का बताना हमने, तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या है कि सम ऑफ नंबर। तो अगर मैं 1 + 2 + 4 करूँ, 1 2 4 7 8 ना हमारे पास सभी नंबर 1 2 4 7 8, तो अगर 1 + 2 + 4 कर दूँ तो क्या होगा, ये होगा 7। तो 7 डिविजिबल नहीं है 3 से, इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है। वैसे ही पॉसिबिलिटी बनानी है आपको सारी, तो हम क्या बना, हम मैं इधर लिख देता हूँ पॉसिबिलिटी क्या बनी थी। एक 1 4 7 बनेगी, 7 + 4 + 1 12 से डिविजिबल, ठीक है, 3 से हो जाएगा। 4 1 7 एक ये पॉसिबिलिटी बनेगी। 7 ये सॉल्व करके होगा, आप डिफरेंट नंबर पे कर लेना चेक, ठीक है। 7 1 4 एक ये बनेगा, बस यही बनेगा शायद। एक और हो सकता है 7 4 1, इसको भी तो कर सकते हैं ना हम 1 ठीक है। इस तरह की पॉसिबिलिटीज बनेगी, यानी ए बी सी इनमें से कुछ होगा। अब और क्या बोल रहा है, अब ये और बोल रहा है कि आफ्टर डिलीटिंग 5 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ ओरिजिनल नंबर, यानी कि सी डी ई एफ जी, अगर इनको भी डिलीट कर दें तो क्या होगा, जो रिजल्टिंग नंबर डिविजिबल बाई 2 होगा। तो रिजल्टिंग नंबर जो है वो डिविजिबल बाई 2 होगा, ठीक। तो अगर मतलब सी डी ई एफ जी को हटा दें तो ए बी जो है वो 2 से डिवाइड होगा, तो यानी बी भी क्या होगा, बी भी इवन नंबर होगा, ठीक है जी, क्योंकि 2 से लास्ट में इवन होना चाहिए। तो अगर इवन होगा तो यानी ए बी सी में इवन होगा, तो यानी 4 1 7 खत्म, क्योंकि बी जो है वो ऑड है। 7 1 4 खत्म, क्योंकि 1 ऑड है, ठीक है। तो बचा कौन सा, 1 4 7 और 7 4 1, क्योंकि 4 इवन है 4 इवन है, यानी हम लिख सकते हैं एक होगा 1 4, एक होगा 7, एक होगा 1, एक होगा 7 4 1, ठीक। अब सी और डी डिविजिबल बाई 2 डिविजिबल बाई 4, 4 से डिविजिबल, तो 4 वाली डिविजिबल की कंडीशन देखो, 7 के आगे क्या आ गया 2 लगेगा, तो हम 2 लगा देंगे। 1 के आगे 2 लगेगा, डिविजिबल बाई 4 तो 2, यानी डी वाली भी सेटिस्फाई। 4 7 2 1 4 7 2 और 7 4 1 2 ये कंडीशन है, ठीक है जी। सी डी का हो गया, और ई तो 5 है, वो परमानेंट है 5, ठीक। एफ जो है वो इवन है, इवन अब बचा गया 1 भी लग गया 4 भी लग गया, सॉरी 1 तो है ही नहीं, 4 2 लग गया, 8 बच गया, यहाँ भी 8 बच गया, ठीक है जी। और एफ इवन था 8 बच गया, और बाकी 9 एक सेकेंड, जहाँ बचेगा 9, ओके। तो यानी कि आपके पास कंडीशन क्या आई, आपके पास 2 नंबर है 7 4 1 2 5 8 9, और ये वाला नंबर मैं इसको ब्लू से डार्क करूँ, ठीक है। ये 3 दो आपके पास चॉइसेस बनेगी, इसको सॉल्व करना। इतना मतलब एग्जाम हॉल में ब्रेन चलने के कम चांसेस हैं, तो इसलिए बोल रहा था, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जब जो मिडिल के 3 डिजिट है उनका सम क्या होगा, तो मिडिल के ये है, एक 7 2 5 है, एक 1 2 5 है। जब आप 7 + 2 + 5 करोगे तो 7 + 2 9 + 5 14, यहाँ 14 आएगा, और 5 + 2 + 7 5 + 2 + 1 यानी कि 8 आएगा, ठीक है। यानी 14 आएगा, एक 8 आएगा। अब ये आप यहाँ तक समझ के मैं इसको जा रहा हूँ। तो ऑप्शंस में जब आप देखोगे 14 तो नहीं है कहीं भी, तो 8 है, इसलिए 8 आएगा इसका आंसर। ये आपका आंसर इस तरह निकलेगा, ठीक है। तो ये आप बाद में कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है बिल्कुल। तो ये बोल रहा है ए बिल फॉर रुपए 1840, एक बिल है 1840 का, ठीक है। इज पेड इन डिनोमिनेशन ऑफ 50 20 और 10 नोट्स, 50 के नोट 20 के नोट 10 के नोट की फॉर्म में दिए गए, ठीक है। 50 नोट्स आर ऑल इन यूज्ड, 50 नोट्स यूज किए गए हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि 25 नोट्स ऑफ 50 आर यूज्ड, मैं यहाँ लिख लूँ 25 नोट्स। अगर 25 नोट्स हैं 50 के यूज कर दिए तो कितना रुपए हो जाएगा इसका आंसर। जब आप सॉल्व करो इसका आएगा 1250, यानी 1250 रुपये आपके चला गए।
अब वो बोल रहा है एंड द रिमेनिंग जो है वो 20 रुपए की फॉर्म में और 10 रुपए की फॉर्म में दिए जाएंगे। ठीक है जी, 25 नोट हो गए, बचे कितने 25 और, क्योंकि 50 नोट टोटल बोले हुए हैं तो बन जाने 25 नोट अभी आपने और देना है। अगर मैं मान लूँ कि सारे के सारे नोट मैंने 20 के दिए लास्ट में 1250 तो हो गया 50, अब मैंने सारे मान लिए तो 25 20 क्या होगा 500, 25 इंटू 20 500 रुपीज़। अगर 1250 में 500 जोड़ दूं तो 051750 यानी 1750 रुपीज़ आंसर आएगा। तो 1840 का बिल पेमेंट करना है और यहाँ 1750 और 20 है तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि हमने 20 जो था उसके बाद लार्जेस्ट यही लिया और उससे भी हमारा सम पे नहीं हो रहा, इसलिए पहला तो कैंसिल हो गया। सिंपल, ये सिंपल है, बस आपको डालना है फॉर्म बस करना। ठीक है, दूसरी कंडीशन बोल रही है कि 35 नोट्स ऑफ ₹20। तो अगर मैं 35 नोट हो गए 20 रुपए के, तो ये कितना सम बन गया 235 70। ठीक है, 35 नोट्स तो 35 नोट, ठीक है, तो यानी ये बन गया 700 रुपीज़। ठीक है, 35 2 का 70, 35 ही है ना, हाँ 700, हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब बोल रहा है और रिमेनिंग रुपए 50 कितने हो गए। देखो 35 नोट यूज़ कर दिए, अब बचे कितने 50 नोट यूज़ करने हैं। ठीक है, तो बचे कितने 15 नोट बचे 50 के। अगर मैं सारे 50 के यूज़ करूँ 50 के यूज़ करूँ तो क्या आएगा 15 है 70 यानी 750 और आएंगे। ठीक है, 15 है 750 रुपीज़, यानी कि अगर 50 इंटू 50 हो गए 15 इंटू 50 हो गए 750 रुपीज़ और 35 इंटू 20 अगर मैं कर दूं तो 750 और 750 प्लस 750 होगा 1500। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, हमें सम 1840 का पे करना है, इसलिए सेकंड वाला भी रॉन्ग। ठीक है, बस ऐसे निकालते जाओ। अब 20 नोट्स ऑफ ₹10 आर यूज्ड। 20 नोट्स अगर मैं 10 रुपये के यूज़ कर दूं तो 200 रुपये हो जाएगा बिल पे। ठीक है, और बाकी जो है वो 50 के, जो 20 नोट जब यूज़ कर दिए बचे कितने 30 नोट। और अगर मैं सबको मान लूँ कि मैं 50 ही खर्चता हूँ बाकी, तो ये कितना होगा 1500 और 1500 प्लस 250 कितना होगा 1750, यानी कि 1840 ये भी इसके बराबर नहीं, यानी ये भी पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए ना 1 है ना 2 है ना 3 है, इसलिए डी आंसर। बस ऐसे करना है, इसमें बस वैल्यू पुट करनी थी आपको, तो ऐसे करना है। अब 9th क्वेश्चन, विच नंबर इज अमंगस्ट 2 पावर 40 है, इनमें से बताना है कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 रेज़ टू पावर 40 ये नंबर है। ठीक है, 3 रेज़ टू पावर 21 और 4 रेज़ टू पावर 18, 8 रेज़ टू पावर 12। इसमें आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे, देखो ये 2 रेज़ टू पावर 40 है, ठीक, ये 3 रेज़ टू पावर 21 है, और अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दूं, 2 का स्क्वायर इंटू में 18 कर दूं, ठीक, और यहाँ 2 का क्यूब कर दूं, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 का क्यूब कर दूं और इसको मल्टीप्लाई करो 12 से, तो क्या आएगा 2 18 जा 16, यानी 2 की पावर 36 होगा और 2 3 पावर 36। ठीक है, अब आपको इनमें से देखना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट है। देखिए 2 रेज़ टू पावर 40 ये तो बड़ा है 236 से, तो यानी ये तो नहीं होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है 236 321। अब यहाँ पे बैठने नहीं करना है ना कि भाई इसको भी सॉल्व करेंगे इसको भी करते रहेंगे। ठीक है, आपको पता है कि यूपीएससी में इंस्ट्रक्शन दी होती है कि किसी भी क्वेश्चन की 2 पॉसिबल वैल्यूज नहीं होगी, तो 2 रेज़ टू 36 2 रेज़ 30 ये दोनों तो इक्वल हैं। ठीक है, तो हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इनको कट करो बचेगा यही, यानी 3 रेज़ टू 21। चेक करने का तरीका, लेकिन क्यों करना है आपको पता है कि 2 ऑप्शन जो है वो नहीं है, इसलिए 3 रेज़ टू 21 बस ऐसे आगे चलो। अब 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी टाइम कंज्यूमिंग है। ये बोल रहा है कि द डिजिट्स 1 to 9 आर अरेंज्ड इन 3 रोज, 3 रोज में, रोज
मतलब मैं देखो 3 बता रहा सच दैट दे कंटेन 3 डिजिट। देखिए 3 ऐसे 1 2 3 इस रो में नंबर है 2 3, ठीक है, इस तरह के नंबर हैं, एक और भी है 3 रोज 1 2 3, इस तरह 3 रोज बनेंगे, ठीक है, के 9 तक रेंज किए हुए हैं। सच दैट द नंबर फॉर्म्ड इन सेकंड रो इज ट्वाइस द नंबर ऑफ फॉर्म्ड इन फर्स्ट रो। देखिए ये क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है ऊपर वाली, ये फर्स्ट रो है, और सेकंड रो में जो है अगर इसका मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 मतलब ट्वाइस द नंबर होना चाहिए, और फर्स्ट रो को जब हम मल्टीप्लाई करूं थर्ड रो के साथ ये मल्टीप्लाई 3 होना चाहिए, यानी ये 3 टाइम्स होना चाहिए, ये 2 टाइम्स होना चाहिए, ये बोल रहा क्वेश्चन। तो मैं यहाँ रो बना रहा हूँ फिर से 1 2 3 2 3। आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना, बस यही होना चाहिए। अब आगे क्या बोलता है, तो एंड द नंबर फॉर्म्ड इन थर्ड रो इज थ्राइस, तो रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर मैं क्या कहूँ, अगर मैं मान लूँ, क्या मानूँ, मैं मान लेता हूँ अगर पहला डिजिट जो है 2 3 7, तो सेकेंड रो में इसका मल्टीप्लाई 2 होना चाहिए, तो इसका मल्टीप्लाई 2 क्या होगा, 7 2 14, 2 से 6 7 और 5 7 4, ठीक। डिजिट रिपीट नहीं चाहिए, यहाँ पे देखो 7 रिपीट हो रहा है, यहाँ 7 हो रहा है, डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब अगली पॉसिबिलिटी देखो क्या, अगर मैं 2 7 3 ले लूँ, पहले मैं 2 3 7 2 7 3, आप ऐसे चेक करते लेना खुद। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 2 कर दूँ, मल्टीप्लाई 2 करूँ तो क्या होगा 5 4 6, ठीक। यहाँ रिपीटेशन ही बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है। अगर अब आगे करो मल्टीप्लाई 3 करूँ, इसका 3 टाइम्स होना चाहिए ना, तो 3 3 9, 3 7 का 21, 3 2 से 7 8, यहाँ पे रिपीटेशन नहीं, यानी ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। वैसे ही एक और पॉसिबिलिटी है क्या, 3 2 7, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई 2 करूँ तो क्या होगा 2 7, ये आएगा 6 5 4, और 3 2 7 का 3 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा 9 8 1। इसमें भी देखो डिजिट कोई रिपीट नहीं है, ठीक है, यानी ये भी पॉसिबिलिटी है। इस तरह आप निकालोगे तो आपको पता लगेगा कि इसकी 2 ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आप ये खुद कर लेना 2 3। अगर ये भी बोल सकते कि आप पहले 7 क्यों लिया, अगर देखो अगर मैं पहले कोई ले लूँ नंबर 7 2 3, 7 वाला डिजिट तो खत्म है पहले ही, 7 और 9 वाला खत्म, क्यों, अगर मैं 7 लेता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करूँ, 2 2 जा 4 2 40, तो ये 4 डिजिट नंबर चला जाएगा, ठीक। वैसे ही अगर मैं 9 पहले तो 4 डिजिट, तो यानी कि हमें कहाँ पे ट्राई करना है 2 और 3 में, और 2 और 3 में 2 ही पॉसिबिलिटी है, कौन सी, एक 2 7 3 और एक में 3 2 7, ठीक है। बस ये मैंने ट्राई किया, आप खुद भी कर सकते हो और नंबर लेके। तो फिलहाल तो मैं इसको सी मान रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये था आपका 8th वाला, 10th वाला था ना। ये 2 अच्छे क्वेश्चन थे, एक ये आइडेंटिटी कार्ड वाला जो ऊपर था, एक ये वाला, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, तो इनको तो आप मतलब लास्ट में ट्राई करो तो बेटर है। और 15 ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्या है, ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, लेकिन हम इसको करेंगे एकदम वैसे कि आपको मैथ आता ही नहीं है, ठीक है। अगर मान लो को मैथ नहीं आता, स्पीड टाइम डिस्टेंस हम बिना फार्मूला करेंगे। ये बोल रहा है कि एक्स एंड वाई रन से 3 किलोमीटर रेस रन कर रहा है, और सर्कुलर ट्रैक है, और लेंथ है 300 मीटर। मैं ये देखो, ये सर्कुलर ट्रैक है, ये 300 मीटर का ट्रैक है, ठीक है, और 3 किलोमीटर भागना है। 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर, यानी कि इसके 10 चक्कर लगाएंगे तब 3000 मीटर हो जाएंगे, ठीक है। 300 × 10 3000 मीटर, सिंपल, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक्स और वाई की स्पीड दी है क्या, कि एक्स 3 रेशियो में होता है 2 में, मतलब अगर मैं मान लूँ कि 3 मीटर पर सेकेंड दौड़ता है एक्स, तो वाई जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ता है, ठीक है जी। फिलहाल आपको यहाँ ये समझ आना चाहिए। अब वो बोल रहा है कि जब इस स्पीड से दौड़ेगा तो बताना है कि एक्स जो है, क्योंकि एक्स तेज दौड़ रहा है तो नेचुरली वो उनसे आगे चला जाएगा, तो एक्स जब आगे जाएगा तो वो बोल रहा है कि वाई को वो कितने बार क्रॉस करेगा। सर्कुलर ट्रैक में दौड़ रहे हैं ये इस तरह, और एक्स जो है वो स्पीड ज़्यादा है, तो जब इसको करेगा ये बोल रहा है कि कब इसको दूसरी बार इंटरसेक्ट मतलब इसको क्रॉस करेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या, ये सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ एक्स वाई दौड़ेंगे, और फर्स्ट ऑफ जैसे स्टार्ट किया तो एक्स थोड़ा आगे चला जाएगा ना उससे, वो वाला कैलकुलेट नहीं करना, जब कैलकुलेट वो वाला नहीं करना, जब आपको वो दूसरी बार पार करेगा तब कैलकुलेट करना है, ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट करना है।
तो हम मान रहे हैं क्या, ये सर्कुलर ट्रैक है। अगर मैं मान लूँ सिंपल वे में मान लूँ क्या कि 3 ये दौड़ रहा है रेशियो, 2 ये दौड़ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकंड का। और अगर मैं मान लूँ कि ए की वैल्यू 300 है, 300 मीटर, यानी कि इनमें गैप जो है 300 मीटर का है, तो 3 की स्पीड से दौड़ रहा है तो 3 मल्टीप्लाई 3 होगा। एक की वैल्यू 300 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 300 900 होगी ना। एक की वैल्यू 300, 3 की वैल्यू मल्टीप्लाई करो 900, तो 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 की वैल्यू होगी 600। सिंपल, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। 30 से मल्टीप्लाई करना आपको, ठीक है। 30 से नहीं, 300 से मल्टीप्लाई करना, 300 से करोगे और यहाँ भी 300 से 600, यानी कि पहला राउंड जब x 900 मीटर दौड़ेगा और y 600 मीटर दौड़ेगा, ठीक है, तब क्रॉस होगा। देख लो, सीधा सीधा देख लो, ये 300 मीटर ट्रैक है, अगर x दूसरी बार आएगा 600 मीटर पे, तो y जो है वो 1 2 और तीसरा चक्कर लाके वहां पे आएगा जहां पे x अभी 600 मीटर दौड़ा, ठीक। वैसे ही अब अगर मैं आगे चला जाऊँ 1800 मीटर पे, यानी कि 2 टाइम्स कर दूं, और यहाँ पे 1200 मीटर, यानी कि दूसरी बार ये x जो है 1800 मीटर चलेगा और 1200 मीटर पे टकराएगा, इसको इंटर करेगा, और तीसरी बार 2700 पे करेगा, और ये कहाँ होगा, 600 1200 1800 पे होगा, ठीक है। और अगर मैं आगे चला जाऊँ, आगे होगा 3600, वो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि 3000 मीटर का ट्रैक है, तो 3600 कैसे आएगा, तो यानी 3 बार करेगा क्रॉस x, ठीक है, समझ गए। बस s से निकालना है इसको, आंसर होगा 3, ठीक है। आप बस मान के इसको निकाल सकते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे, 17। ये होते हैं फ्री के क्वेश्चन, जिसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, अब अगर वहीं अटके रहे तो ये वाले छोड़ें। ये बोला टूर्नामेंट ऑफ चेस, देखिए चेस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। चेस में कितने प्लेयर होते हैं, 2 प्लेयर। एक प्लेयर अगर हारेगा तो वो बाहर हो जाएगा, ये बोल रहा क्वेश्चन, आप देख लेना, एक प्लेयर बाहर। और टाई वाला कोई मैच नहीं, मतलब टाई में ड्रा कोई भी नहीं होता है इसमें, इन मैच में एक हारता जरूर है और एक जीतता है। जब एक बंदा जीतेगा तो एक बंदा हारेगा तो वो बाहर चला जाएगा, ठीक है, और जो जीतेगा वो अगले वाले से लड़ेगा, और जो अगला इन दोनों में से जीतेगा यानी एक बार, यानी कि एक जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक। लास्ट में कितने में 150 एंट्रेंट है, तो कितने मैचेस होंगे, तो 150 मैचेस होने चाहिए, लेकिन एक बाहर चला जाएगा, आपको पता है लास्ट में एक बाहर जाएगा, तो 150 माइनस 1 149। बस इसमें कौन सा मैथ था, इसमें मैथ था ही नहीं, ये बस ये दिया था कि आप इसमें नंबर स्कोर करें, ठीक है। अब आगे, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से शुरू हो, ठीक है, यानी 0 यहाँ पे नहीं आएगा, ओके। ये मैंने बस ऐसे बता दिया था। तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर विदाउट रिपीटेशन आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड। तो सारे डिजिट जो है वो ऑड होने चाहिए, एंड द नंबर इज डिविजिबल ऑफ 5। तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर है, ऑड नंबर कौन से होंगे, एक 1 होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा, एक 7 होगा, ठीक। और ये जो नंबर है ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए, और 5 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो क्या है कि लास्ट में 0 होना चाहिए या 5, तो 0 तो यहाँ लगेगा नहीं, ठीक है जी। तो लास्ट में क्या लगेगा, 5, एक पोजीशन पक्की, बाकी बचे कितने नंबर, 3 नंबर, यानी 1 3 7, ये खत्म। तो यहाँ पे मैं कितने नंबर फिल कर सकता हूँ, यहाँ मैं 3 नंबर फिल सकता हूँ ना, 1 भी फिल कर सकता हूँ, 3 भी कर सकता हूँ, 7। जब मैंने यहाँ एक फिल कर दिया है तो अब मेरे पास कितने नंबर बचे, 2 नंबर बचेंगे, ठीक। जब मैंने यहाँ पे 2 बचे तो यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे 1 बचेगा, और 1 तो ऑलरेडी फिक्स है, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, इन सबको क्या करना, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1 3 5 7, एक मिनट, एक 9 भी है ना, सॉरी 9 भी है, तो 4 यहाँ पे 4 होंगे, और यहाँ पे 3 की पॉसिबिलिटी, और यहाँ पे 2 की पॉसिबिलिटी, और यहाँ पे 1 तो हाल, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 से 12 2 24, यानी 24 आंसर। सिंपल वन, आपको सीधा सीधा इसको निकालना है, कोई बस एक 5 फिक्स रखनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन, इसमें स्टेटमेंट है, आपको प्रूव करना। इज एक्स एन इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, माइनस वाले नंबर जो डेसिमल में ना हो और इस तरह सिंपल चले जाएं, ये सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। ये यहाँ पे, ठीक है जी। हाँ, बताना कि इज एक्स एन इंटीजर क्या है। अगर पहली स्टेटमेंट बोल रहा है कि इज एक्स बाई 3 इज नॉट एन इंटीजर, क्या अगर एक्स बाई 3 इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं मान लूँ x1 है, x1 1 इज इंटीजर,
तो 1/3 इंटीजर है क्या? नहीं है। अगर x में 1 मान लूँ तो 1 तो इंटीजर है, लेकिन 1/3 इंटीजर नहीं है। लेकिन अगर मैं x को क्या मान लूँ, x को अगर मैं 3 मान लूँ, x इंटीजर है, बिल्कुल है। और 3/3 क्या ये इंटीजर नहीं है? ये इंटीजर है, यानी ये इंटीजर है। अब इंटीजर है, नॉन इंटीजर है, हम नहीं बता सकते। तो पहली स्टेटमेंट तो होगी गलत। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? 3x इज एन इंटीजर। अगर मैं x को 1 ले लूँ तो 3 आएगा, 3 1 जो 3, 3 इज एन इंटीजर, बिल्कुल। अगर मैं x को 1/3 ले लूँ, क्या x 1/3 इंटीजर है? 1/3 इंटीजर नहीं है, लेकिन इसका रिजल्टेंट जो है वो 1 आ रहा है, ये इंटीजर है, ठीक है। एक बार 3 लिया, एक बार 1/3 लिया, तो रिजल्टेंट जो है वो नहीं बता सकता कि इंटीजर है x या नहीं है। x इंटीजर भी हो सकता है, x नॉन इंटीजर भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर जो है डी। बस वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो, ठीक है। ये सिंपल सा, इतना उसमें वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्या बोल रहा है? मैं बेसिक भी करवा दूंगा और दूसरा रेशियो वाला भी करा दूंगा, ठीक है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम वॉज 25%। 25% बढ़ गया, 25% लिखा था 1/4, यानी 4 पे 1 इंक्रीज हुआ, ठीक। उसके बाद देन प्राइस वॉज डिक्रीज बाय 20%, 20% डिक्रीज हुआ, यानी 1/5। 5 में 1 कम, ठीक है जी। मैं कहूँ 4 से पहले कितना हुआ? 1 ज़्यादा 5, और दूसरे में 5 से 1 कम, यानी 4। तीसरे में बोल रहा है एंड देन अगेन इंक्रीज्ड, 10% का क्या होगा? 1/10, यानी कि ओरिजिनल 10 है और 1 जो है वो क्या है आपका? बढ़ गया, यानी ओरिजिनल 10 था और 1 11 बढ़ गया, ठीक है जी। ये कंडीशन आपके पास बनेगी, 10 पे 1 बढ़ गया। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या? 4 से 5, 5 से 4, 10 से 11, ठीक है। ऑपोजिट रेशियो कैन बी कैंसिल, बिल्कुल। जैसे 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, अब बचा क्या? 10 से रेशियो 11, बिल्कुल कैंसिल हो सकता है। अगर 10 से रेशियो 11 है, मतलब 10 पे 1 का इंक्रीज हुआ, यानी 1 का इंक्रीज हुआ। किस पे इंक्रीज हुआ? 10 पे। सिर्फ ओरिजिनल जो होता है वो आपको लेना होता है नीचे, और इसको परसेंट में करना हो तो मल्टीप्लाई करो 100 से, यानी 10 इज इक्वल टू 10%, ठीक। आपका आंसर होगा 10% क्या? इंक्रीज। हाँ, व्हाट इज रिजल्टेंट इंक्रीज? 10% इंक्रीज, ऐसे आंसर। अगर कोई बंदा कंफ्यूज है तो मैं पूरा सिंपल 4 5 5 4 10 11, अगर आप सारा सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। 4 5 20 10 जा 200, और 5 4 20 11 जा 220, यानी कि 20 का इंक्रीज हो रहा है किस पे? 200 पे। अगर आप कट नहीं करना चाहें, इसको परसेंट में कर दो तो क्या होगा? 0 0, 2 1 जा 2, 2 10 का 10%, ठीक है। वैसे अगर किसी को नहीं है बेसिक करना तो क्या, अगर 25% इंक्रीज हो रहा है, 25% इंक्रीज हो रहा है, और माइनस कितना हो रहा है? 20, और प्लस माइनस माइनस, तो -25 इंटू 20 डिवाइड बाय 100। मैंने फार्मूला बताया था क्या? x प्लस x बाई इंटू 100, ठीक है। तो करो इसको सॉल्व, 0 0, 20 में 25 जो 100, 5 5 जो 25, यहाँ भी 5 -5 इज इक्वल टू 0, यानी पहले वाले में ना प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ, ठीक। अब आगे बोल रहा है 10% इंक्रीज, यानी कि 0 प्लस 10 होगा, और प्लस ही आगे क्या होगा? 10 इंटू में 0, x प्लस बाई प्लस x बाई इंटू 100, ये 0 हो जाएगा। 10 इंटू 0 0 0 डिवाइड 100 0, तो 0 प्लस 10 10, 10 प्लस में है तो यानी 10% इंक्रीज। कैसे भी निकालो निकल जाएगा, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या है? 10%। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल, इतना वो भी नहीं था ये। अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका? है इसमें अच्छी वेटेज है, मतलब मैथ्स की, ठीक है। रीजनिंग की कम थी इस बार। अब मुझे लग रहा है 2023 में कहीं रीजनिंग ना आ जाए, ठीक है। 3 letters A B C D E are arranged in such a way that there are exactly 2 letters between A and E। देखिए क्या बोल रहा है, 3 letter arranged है। देखो जहाँ कितने लेटर है? 5, 1 2 3 4 5 लेटर है, ठीक। अगर A और E, A यहाँ भी हो सकता है, E यहाँ भी हो सकता है, इसमें हर एक में कितने लेटर हैं? 2 लेटर है एग्जैक्टली, 1 2, यानी A और E यहाँ भी हो सकता है। A और E अगर यहाँ हुआ, मान लो यहाँ हुआ, तो 2 इसमें छोड़ के A और E यहाँ भी हो सकता है, ठीक है।
ठीक है। अब पॉसिबिलिटी कितनी है आपके पास, यहाँ पे कितनी बीच में, 1 2, ठीक है, 2 की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिखूँ यहाँ पे, अब कितने बचे, अगर मैं सिंपल तरीके से जाऊँ, मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में यहाँ नहीं लगा रहा बिल्कुल भी, बी सी डी यानी यहाँ पे 3, अब 3 लेटर बच गए ना आपके पास यहाँ पे, यानी 3 तरीकों से फिल कर सकता हूँ, यहाँ पे 2 तरीकों से फिल कर सकता हूँ, यहाँ पे एक, अब यहाँ बी सी डी की से जब यहाँ 1 भर दिया तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यानी 3 2 जा 6, ठीक है। यानी मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू में 2 इंटू में 1, ठीक है। एक तो ये होगा। दूसरा क्या है कि यहाँ तो होगा फिल, अगर मैं ई और ए की पोजीशन चेंज भी तो करूँगा ना, ई और ए की पोजीशन भी, यहाँ पे ए और ई है लेकिन ई और ए भी होगा ना, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 में मल्टीप्लाई 2 कर दो, ठीक है जी, दोनों साइड आपको देखनी है। तो 3 2 6, 2 का 12, यानी ए 12 आंसर, बस ऐसे निकालना है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर लगानी है तो क्या करोगे, देखो 2 बीच में, ए और ई में 2 बीच में है अगर जिनको लगानी है तो, ठीक है, और ए और ई ये है और ये, यानी कि 2 फैक्टोरियल तो आपका हो गया फिलअप, और इनटू में 3 फैक्टोरियल आपका बीच में जो स्पेस खाली है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 2, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी होंगी, एक ए यहाँ पे ई बीच में और एक ई यहाँ पे ए बीच में, ठीक। अब करो 2 को फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 करो, मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल 3 इंटू में 1 करो और इंटू में 2 करो, बस ये वही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कंसेप्चुअल। हम यहाँ ये नहीं करेंगे कि इसको 1.01 है 101 किया, डिवाइड बाई 5 किया और आंसर गलत करके आ गए, ठीक है। पहले इसको समझो, क्या अगर मैं कहूँ 30 किलोमीटर पेड़ की दूरी है बीच में, 30 किलोमीटर के बीच में, टोटल 30 किलोमीटर है, इनमें 3 पेड़ लगा दिए मैंने, 30 किलोमीटर के डिस्टेंस में मैंने 3 पेड़ लगा दिए, ठीक है। तो मैं ये क्या कहूँगा कि मैं इनमें कितना कंसेक्यूटिव गैप होगा, ठीक है। अब 30 डिवाइड बाई कितना, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने हैं, एक तो ये है गैप, एक ये है, यानी मैं 30 को डिवाइड करूँ कितनों से, 2 से, इज इक्वल टू 15, ठीक। मैंने 3 से डिवाइड नहीं किया, 3 पेड़ हैं तो मैंने 2 से, यानी जितने ट्री होंगे उनमें से एक कम करके उससे डिवाइड करेंगे। अगर मैं 30 डिवाइड बाई 3 करूँगा तो 10 की 10 थोड़ा आएगा, 10 तो 10 20 बनेगा ना, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। 30 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तब जाके 15 का डिस्टेंस आएगा, यानी कि अगर बिटवीन इक्वी डिस्टेंस जब फाइंड करना हो पॉइंट, तो क्या होगा, जितना होगा उससे -1 कम करना है, ठीक है। बस यही कंसेप्ट है इसमें। अब ये बोल रहा है ऑन वन साइड ऑफ 1.01 किलोमीटर, क्या 1.01 किलोमीटर को मैं ये लिख सकता हूँ 1010 मीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, ठीक है जी। अब बोल रहा है 101 प्लांट की इक्वल डिस्टेंस पे, मैंने क्या बताया कि 1010 है और 101, क्या इसको 101 प्लांट्स हैं तो डिस्टेंस कितना होगा, 101 में से 1 निकाल दो, 100 से डिवाइड, ऊपर मैंने बता दिया कंसेप्ट, यानी कि 10.1 मीटर की दूरी होगी हर एक पेड़ में। ये पूछ रहा है कि बताओ टोटल डिस्टेंस बिटवीन 5 कंसेक्यूटिव प्लांट्स, 5 कंसेक्यूटिव प्लांट्स में कितनी दूरी होगी, तो 5 कंसेक्यूटिव प्लांट्स 10.1 दूरी है इसमें, तो इसको अगर आपने किया मल्टीप्लाई फिर से 5 से तो हो गया 50.5, तो ये होगा गलत, क्यों, क्योंकि बताया था अभी 10 कंसेक्यूटिव प्लांट्स मतलब कि एक कम करो प्लांट्स है ना, तो बीच में दूरियां कितनी होगी, 4 की होगी, तो इज इक्वल टू 40.4 मीटर। ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन था कंसेप्चुअल, यहाँ पे गलती लगने की चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 27। ये बोल रहा है ए बी सी आर 3 प्लेसेस सच दैट देयर आर 3 डिफरेंट रोड्स ए टू बी, 4 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम बी टू सी एंड 3 डिफरेंट। ये क्या बोल रहा है कि ए बी और सी है, ठीक। ये बोल रहा है कि 3 डिफरेंट रूट जाते हैं बी से ए से बी, और बी से सी जाते हैं 4 डिफरेंट रूट, बिल्कुल, और ए से सी डायरेक्टली भी 3 रूट, 1 2 3, ये बोल रहा है, ठीक है। तो बताओ कितने पॉसिबल में है, देखो यहाँ पे 3 तो हैं और यहाँ पे कितने, अगर मैं यहाँ पे 3 वेज हैं, ठीक, तो 3, तो ये होगा प्लस 3 इंटू में 4 कर दूँ, यहाँ पे 3 बेस और यहाँ पे 4 बेस, तो ये आंसर हो जाएगा 3 इंटू 4 12 प्लस 3 15 आंसर। यहाँ के मुझे देखो जैसे ये एक पाथ है,
एक पाथ तो ये है, लेकिन इसके साथ एक ये भी पाथ होगा, एक ये भी होगा, एक ये भी होगा, एक ये भी होगा, यानी 4 ये वाली कंडीशन बनेगी। और फिर एक अगर मैं ये मान लूँ तो फिर इसके आगे भी 4 बनेगी, इसलिए 3 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, ठीक है। और +3 ये जो डायरेक्ट रूट है, तो 3 + 3 × 4 यानी 12 + 3 15, ऐसे आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोल रहा है कि ए है सम कॉइन्स, ए के पास कुछ कॉइन है, ठीक है, मान लो कुछ कॉइन है, तो ही गिव्स हाफ कॉइन्स एंड 2 more टू बी, ठीक है जी, 2 देता है हाफ ऑफ कॉइन, और बी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स 2 and 2 more, ठीक है। ए जो है वो हाफ कॉइन्स करके +2 देता है आगे बी को, और बी वैसे ही हाफ कॉइन करता है जितना उसको मिला, +2 करेगा फिर सी को, फिर सी अपना हाफ कॉइन देगा और +2 करेगा डी को, वैसे ही डी। अब पूछ रहा है कि डी में कितना होगा, इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब जो नंबर ऑफ कॉइन डी के पास जो भी है बचा ना, अब तो उसके पास कितना होगा, कितना है, जितना भी है वो स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर होगा, 2 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, वो होता है क्या 10, 2 डिजिट नंबर में यही होगा ना, यानी कि उसके पास 10 कब आएगा। इन क्वेश्चन को करने के लिए क्या करो, अब ऑप्शंस का यूज़ करो। मैं मान लेता हूँ पहले क्या कि ए के पास होगा ही 76, ठीक, 76, तो उसने बी को कितना दिया होगा, बी को उसने क्या दिया होगा, 76 को डिवाइड करो 2 और प्लस करो 2, ठीक है, हाफ किया और +2 किया, यानी कि 38 + 2 40 दिया होगा उसने, मान लो 40 दिया होगा, ठीक है। और 40 बी के पास है, अब 40, अब सी के पास कितना होगा, सी ने 40 जो उसको मिला डिवाइड करोगे 2 से, प्लस करोगे 2 में कितना, यानी सी के पास 22 कॉइन्स होंगे, ठीक है। वैसे ही डी क्या करेगा, डी के पास कितना आएगा, सी इसको गएगा जितने सी के पास थे, डिवाइड किया 2 के साथ, प्लस किया 2 के साथ, ठीक, तो 11 + 2 कितना होगा 13। क्या ये स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर है, बिल्कुल नहीं, स्मॉलेस्ट तो 10 होगा ना, इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है वो एलिमिनेटेड। अब आगे चलो, अब वैसे ही आपको सारे सॉल्व करके देखना है तो कर लोगे आप, तो मैं यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। क्या मैंने देखा कि इसमें डी जो है 52 वो ऑप्शन से ही है, तो क्या अगर ए के पास 52 है तो बी कितने देगा, ए को हाफ करो +2 करो, यानी कि 15 कॉइन्स बी के पास, 52 + 2, 52 डिवाइड बाई 2, ओ सॉरी 26 होगा ना, 26 + 28 कॉइन्स होंगे बी के पास। अब सी के पास कितने होंगे, बी इसको अपना हाफ +2 देगा, यानी कि 16 कॉइन्स। वैसे ही डी को कितना मिलेगा, 16 को हाफ करो +2, तो 8 + 2 = 10। ये स्मॉल डिजिट नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल है, इसलिए आंसर क्या होगा डी। अगर आप एक्स वगैरह लगाने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हमने ऑप्शन से उठा लिया। ये बोल रहे हैं इन सीरीज ए, देखो एक सीरीज है ए, फिर बनता है ए बी, फिर बनता है ए बी सी डी, फिर बनता है ए बी सी डी ई, एक सेकंड, डी ई, ये सीरीज है, यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे 2 का ए बी सी, यहाँ पे 3 का ए बी सी डी, यहाँ पे 4 का, इस तरह जा रही है सीरीज, ठीक है। वो पूछ रहे हैं कि आपको बताना है कि लेटर जो है 100th प्लेस पे कौन सा नंबर होगा, जी एच आई या ये। देखो पहले क्या करो आप, पहले ये समझो, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होगा, n इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2, यही होगा, ठीक है। सम ऑफ नेचुरल नंबर, हर एक का सीरीज बन रही है इसमें, पहले ए थी, फिर ए बी, फिर ए बी सी, इस तरह नेचुरल नंबर। अब मैं क्या कहूँ, अगर मैं 13 का समीशन करूँ, 13 में मान लो 13 नंबर पे, क्यों गया 13, देखो 13 n इंटू में n+1 यानी 14 डिवाइड बाई 2 करूँ तो 2 1 जा 2 7 जा 14, तो 7 30 91, यानी कि 91 तक अगर ये सीरीज चल रही है, ठीक है। अगर 14 × 15 करो तो वो 100 से ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए हमने 91 तक किया। अब अगर 91 तक चल रहा है तो इसके आगे कितने चाहिए मुझे, 9 और चाहिए ना मुझे, 9 मोर, आई नीड 9 मोर अल्फ़ाबेट्स टू रीच 100th वन, ठीक है। हमें 100 से मतलब है, यानी 9 कब मिलेंगे और, ठीक है, 9 अल्फ़ाबेट कब होंगे, देखो ए बी सी डी ई एफ जी
एच आई, आई कितने नंबर पे, 9th नंबर पे, ठीक है, यानी ये वाला पेयर 9वें वाला ये बनेगा, ठीक है, तो यानी आई आंसर, ठीक। नंबर अगर ज़्यादा है कि एच कौन से नंबर पे है, आई कौन से नंबर पे है, तो यू विल श्योरली डू आंसर। क्यों, देखो जैसे ए पहले नंबर पे था, बी दूसरे पे, ऐसे करते करते 91 तक चला गया, लेकिन इसके बाद हमें 9 और अल्फ़ाबेट चाहिए जो 100th नंबर पे होंगे, ठीक है जी। तो 9 के लिए कौन सा होगा, 9वें नंबर पे कौन, यहाँ देखो ए एक पे था, ए बी दूसरे नंबर पे यानी 2 का पेयर, ए बी सी यानी 3 का पेयर। अब 9 हमें 9 चाहिए, तो 9 पे कौन होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस तरह। ये मैंने थोड़ा फास्ट में समझाया, बट मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये आगे रीजनिंग का था, आप चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बीच में थोड़ा गैप था बिल्कुल, क्योंकि ये रीजनिंग के सवाल थे ना इसमें। 45, यस, ये बोल रहा है 5 पर्सन्स, एक सेकंड में जूम कर लेता हूँ। 5 फ्रेंड्स पी क्यू एक्स वाई एंड जेड, ये 5 पर्सन है, इन्होंने एक बुक परचेज की, ठीक है। कंडीशन दी है को क्या, मैं पहले लिख लेता हूँ, पी क्यू एक्स वाई और जेड, ये 5 पर्सन है, ठीक है। इन्होंने नोटबुक ली, जेड परचेज 8 बुक्स मोर देन एक्स डिड, जेड ने 8 बुक्स ज़्यादा ली देन, ठीक है। अब इसमें तो हम अभी कर नहीं सकते। पी एंड को टुगेदर परचेज 21 बुक्स, ये देखो एक सेकेंड, जूम हो जाता है, देखो P एंड Q टुगेदर परचेज 21 नोटबुक्स। देखो पहले मैं लिख दूं P प्लस Q 21, ठीक। Q परचेज 5 नोटबुक्स लेस देन P, यानी कि अगर P माइनस Q कर दूं तो 5 होगा, ठीक है जी। इक्वेशन बनाओ, P प्लस Q 21, P माइनस Q, यानी कि P में से Q ने कम ली ना, तो घटा दो, इसको सॉल्व करो, ऐड करो तो प्लस माइनस माइनस, यार मुझे एक सेकंड फिर से क्वेश्चन बनाओ, P प्लस Q 21 और P माइनस Q 5, ऐड करो, Q कैंसिल, 21 प्लस 5 26, P इजकल टू 2P इजकल टू 26, ओके। और P इजकल टू कितना 13, यानी कि अगर P 13 होगा तो Q कितना होगा, इसमें कहीं डाल लो, ठीक है। तो 21 माइनस 13, 11 3 8, यानी कि P आपके पास 13 होगा और Q आपके पास 8 होगा। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमें ये मिला। अब हम लिख सकते हैं क्या, P Q X Y Z, 2 और 3 इक्वेशन सॉल्व करने हमें क्या मिला कि P के पास 13 बुक्स हैं और Q के पास कितनी है, 13 में से 5 मिले 8 बुक्स हैं। ये तो डेफिनेट वैल्यू ना। अब एक्स एंड वाई टुगेदर परचेज 28 बुक्स, ये तो हमने कर नहीं, ठीक है। एक्स एंड वाई के पास 28 बुक्स हैं, ठीक है, तो 13, ठीक है। और P परचेज 5 नोटबुक्स मोर देन एक्स डिड, ठीक है। P ने 5 नोटबुक ज़्यादा खरीदी देन किससे, एक्स से। तो अगर 13 P है तो एक्स कितना होगा, 13 में से 5 निकाल दो, यानी कि 8 होगा, सिंपल। और एक्स एंड वाई टुगेदर परचेज 28 बुक्स, तो 8 ये है और वाई कितना लेगा 20 बुक्स, 20 प्लस 8 28, ठीक है, सिंपल वन। और जेड अब कितना, जेड परचेज 8 नोटबुक्स मोर देन एक्स डिड, एक्स कितना 8, ठीक है, और 8 ज़्यादा लेते जाने, ये 16 हो जाएगा। बस ऐसे आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब क्या करना है, अब पूछ रहा है कि इफ ईच नोटबुक इज कॉस्ट ₹40, एक जो नोटबुक है उसकी 40 रुपये प्राइस है, बताओ टोटल बुक से कितना होगा। तो 13 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 16, इन सबको ऐड करो, क्या आएगा, इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 65 नोटबुक, यानी कि टोटल 65 नोटबुक्स हैं। एक नोटबुक की 40 रुपये है प्राइस, तो 65 नोटबुक की कितनी होगी, 40 को मल्टीप्लाई करो 65 के साथ, क्या आंसर आएगा 0 4 5 20 474 2600, ठीक है, 260, यानी 2600 रुपीज़ आंसर, 260 ये आंसर, ठीक है। बस ऐसे करना आपको, इसमें मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ए मैन स्टार्टेड होम फ्रॉम, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक मैन, जो पहले समझो इस क्वेश्चन को, एक मैन है उसने स्टार्ट किया अपने होम से
ठीक है, वो 14:30 आवर्स पे चला। 14:30 मतलब 2:30 बजे चला, 2:30 पे चला। और वो विलेज की तरफ गया और उसने देखा कि विलेज क्लॉक जो थी वो 3:15 थी उस टाइम पे। टाइम जो 3:15 आवर्स का मतलब 3:15 ठीक है। आफ्टर स्टेइंग 25 मिनट्स, अब उसने क्या किया, 25 मिनट रेस्ट ली। फिर वो फिर से गया वापस अपने घर में और उसने एक डिफरेंट रूट लिया जो 1.25 टाइम्स ज़्यादा था डिस्टेंस में, और उसने स्पीड अपनी 2 टाइम्स बढ़ा ली, ठीक है। और बताता है कि होम जो है 4 बजे पे था, 4 बजे पहुंचता है। एज कम्पेयर टू द क्लॉक एट होम द विलेज क्लॉक इज, तो बोल रहा है कि कंपेयर टू विलेज क्लॉक, ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होगा विलेज क्लॉक और घड़ी में, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये होम है, ये विलेज है, ठीक। मैन कितने में निकला, 2:30। बस समझ लो इसको, आंसर आपका निकल जाएगा। मैं मान लेता हूँ क्या कि एक डिस्टेंस है, ठीक है जी, और स्पीड उसकी एस है, एस स्पीड है, एक डिस्टेंस में मान लिया। और विलेज में क्या था, वो पहुंचा 3:15 पे। 25 मिनट रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि 25 इसमें जोड़ दो, जाने की 3:40 तक वो विलेज था, ठीक है। अब उसने वापिस से एक रूट लिया जो कि एक डिस्टेंस है ना, अब ये 1.25 था, मतलब डिस्टेंस जो है लेंथी था। और स्पीड उसकी क्या थी, पहले एस थी, अब कितनी होगी 2s। और जब ये यहाँ पहुंचता है तो देखता है कि इसकी घड़ी का टाइम कितना है, 4 बजे। इसके घर के वो, इसको थोड़ा लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है टाइमिंग में, ठीक है। अब इस केस में क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि वो टोटल कितना टाइम बाहर रहा, टोटल कितना, देखो 2:30 बजे निकला, 2:30 से 3:15 तक, ठीक है। 3:15 कितना हुआ, देखो 30 मिनट यहाँ तक, और 30 है 15 45, और 45 इसके बाद यहाँ पे जानने की 90 मिनट वो बाहर रहा टोटल। और उसमें से 25 मिनट उसे रेस्ट मिली तो उसको हटा दो, जानने की 65 मिनट वो बाहर था, ठीक। इन सब टाइम को जोड़ के 4 बजे तक, यानी 65 मिनट बाहर था। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 65 मिनट, 25 मिनट रेस्ट को हटा के ये ट्रैवलिंग में उसने लगाया, इतना सा ट्रैवलिंग में लगाया, ठीक। अब टाइम का रेशो क्या आएगा, टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस upon स्पीड, ठीक है। पहले वाले की डिस्टेंस कितनी थी, अगर 1 है, ठीक है, और स्पीड कितनी थी उसकी, s थी। रेशो अगर मैं न्यू वाली करूँ, न्यू वाली कितनी थी 1.25 डिवाइड बाई कितना 2s, यही रेशो होती ना। अगर मैं 2s मान लो, x मान लो, y मान लो, कुछ ही मान लो, ठीक है। s और s कैंसिल, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर मैं 2 यहाँ ले जाऊँ, रेशो सॉल्व करनी है बस, और इसको मैं लिख लूँ 125 डिवाइड बाई 100, यानी 25 5 जा और 25 4 जा, तो यहाँ पे ले जाऊँ तो 4:8 रेशो 5। सिर्फ सॉल्व करनी है इक्वेशन को, यानी कि आपके पास टाइम की रेशो क्या आई, 8:5, यही आई, ठीक है, ठीक है जी। तो टोटल टाइम जिसने बाहर रहा 8 + 5 कितना हुआ 13, और 13 की वैल्यू कितनी थी, हमने देखा 65 मिनट वो ट्रैवलिंग कर रहा था, ठीक है जी। और घर वाली घड़ी ये वाली 8 × 5 कर लो, कितना 40 मिनट होंगे, और ये 5 × 13 कितने, 5 × 5 या 25 मिनट। देखो 13 की वैल्यू 65 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी ना, इसलिए 8 5 या 40 मिनट, यानी ये 40 मिनट थे, और यहाँ कितने 25 मिनट। मतलब क्या, 40 मिनट जाते हुए 8 वाला था ना होम से विलेज की ओर, और विलेज से वापस होंगे 25, यानी 40 मिनट उसने होम से विलेज की ओर लिए, और 25 मिनट में वापस आने के लिए लिए, ठीक है जी। तो अब मैं देख रहा हूँ क्या, 40 मिनट में जाते टाइम लिए ना, मैं क्या देखा, यहाँ से 2:30 पे निकला और पहुंचा 3:15 पे। टाइम डिफरेंस क्या आया, आधा घंटा, यानी कि 45 मिनट्स में ये पहुंच रहा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द वॉच ऑफ विलेज। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि ये 40 मिनट लेता है पहुँचते में, यानी कि घड़ी क्या है, यहाँ 45 मिनट है और यहाँ पे 40 मिनट है, घड़ी कितनी आ गया 5 मिनट फास्ट, यानी कि विलेज की जो घड़ी थी वो क्या थी 5 मिनट फास्ट। अगर नहीं समझा एक बार फिर से वीडियो देखना, बिल्कुल समझ आ जाएगा, ठीक है। चाहो स्पीड आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, शायद मैथ का ही है। ए पर्सन एक्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट सम पेन्स, कुछ पेन डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है एक्स, ठीक है, टू 6 चिल्ड्रन ए बी सी डी ई एफ, इन बच्चों को, ठीक है। सपोज ए गेट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन्स रिसीव्ड बाई बी और 3 टाइम्स दैट ऑफ बी, ठीक है। एक तो होता है कि आप जैसे ए बी सी डी ई ये कर लो और रेशो करते हो 2:1, फिर इसने क्या किया 3 टाइम्स ऑफ द वो, यानी कि अगर 3 टाइम्स है इस तरह 1, फिर रेशो को सॉल्व करो तो बहुत टाइम लगेगा। हम यहाँ अप्रोच देख रहे हैं कि आपको कैसे हैंडल करना है। ये बता रहा है कि ए गेट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन्स बाई बी और आगे 3 टाइम्स दैट ऑफ सी, फिर उसके बाद 5 टाइम्स दैट, पहले 4 टाइम्स 5 टाइम्स, यानी मैं क्या कहूँ, अगर मैं 2 3 4 5 6, ठीक है 6 टाइम्स तक बोल रहा है ना, हाँ 6 टाइम्स तक, तो इसका मैं अगर LCM ले लूँ, जोड़ दूँ तो क्या आएगा, 2 3 4 5 6 का LCM होता है 60, ठीक है जी। और बस इनको सॉल्व करो आप। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, A B C D E F, मैंने हाइपोथेटिकली मान लिया क्या कि A के पास 60, LCM भी है ना हमने 60। अब बोल रहा है कि A गेट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन्स, यानी कि A के पास 2 गुना पेन ज़्यादा होंगे B से, तो B के पास कितने होंगे 30 होंगे, 30 का 2 गुना 60, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 3 टाइम्स दैट ऑफ C, B के पास C के पास 3 टाइम्स दैट ऑफ हाँ ए के साथ चल रहा है 3 टाइम्स दैट ऑफ C, 3 टाइम्स मतलब इसका 1/3, यानी कि 20 होगा इसके पास। वैसे ही आपको आगे करना है, और इसका 4 टाइम्स होगा, D मतलब 4 टाइम्स कम होगा तो D को डिवाइड कर लो, यानी कि 15 हो जाएगा। वैसे E जो है वो 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स का क्या होगा 12 हो जाएगा, और उसका 6 टाइम्स 6 डिवाइड बाय कर लो यानी 10, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। वो बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स x, कितने मिनिमम नंबर ऑफ पेन x देने चाहिए, शुड बाय कितने नंबर लीजिए, दैट द नंबर ऑफ पेन्स ईच वन गेट्स इज इवन, इन सबको इवन नंबर मिला। देखिए 60 इवन है, 30 इवन है, 20 इवन है, 15 इवन नहीं है, यानी कि अभी हमें सबको इवन देना, तो हम इसको इवन बनाने के लिए करेंगे, इनको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे सबको, तो क्या होगा 60 मल्टीप्लाई 2 120, 30 मल्टीप्लाई 2 60, 20 मल्टीप्लाई 2 40, 15 मल्टीप्लाई 2 30, 12 मल्टीप्लाई 2 24, और ये क्या है 10 मल्टीप्लाई 2 20। ये आपको इवन हो गए सारे, ठीक, कंडीशन सेटिस्फाइड। अब इन सबको प्लस कर लो, टोटल नंबर ऑफ पेन्स यही है ना, तो जब आप इनको ऐड करोगे तो इसका आंसर आप देख लेना, इसका आंसर होगा 294। बस ऐसे करना, सिंपल वन, बस LCM बेस पे था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो मैथ का ख़त्म करना है इसको आज इसी वीडियो में। कंसीडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट है। व्हाट इज द एज, एज बतानी है मनीषा की, ठीक है। मनीषा इज 25 ईयर्स यंगर देन हर मदर, 24 साल यंग है देन हर मदर, एक तो पहले कंडीशन यही है, ठीक है। और बोल रहा है कि 5 ईयर्स लेटर द एजेस ऑफ हर मदर विल बी इन द रेशियो 3:5, ठीक है। देखिए एज आपको पता कांस्टेंट रहती है, अगर मान लो एक सिस्टर है एक ब्रदर है, अगर सिस्टर आज 2 साल की है, ब्रदर आज 3 साल का है, और 5 साल बाद ब्रदर 8 साल का, तो यहाँ भी 5 साल ऐड होंगे, यानी कि एज कांस्टेंट रहेगी, इनमें भी 1 का डिफरेंस, इनमें भी 1 का डिफरेंस, ये याद रखना। यही बोल रहा है 5 इज लेटर 5 साल बाद प्लस 5, 5 साल बाद एजेस ऑफ हर, मतलब इस तरह की रेशियो दी हुई है 3:5, समझ गए आप, प्लस 5 के बाद 3:5, यानी मनीषा जो है वो 3 रेशियो में है और 5 जो है मदर की रेशियो, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 की वैल्यू 24, यही तो ऊपर वाली स्टेटमेंट बता रही है कि 24 साल का डिफरेंस है, 24 है छोटी, तो एज इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 12, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू 12, 3 की वैल्यू 36, और 5 की वैल्यू 60। ये 5 साल बाद की, मतलब क्या है कि 5 साल बाद मनीषा जो है वो 36 ईयर्स की होगी और मदर जो है 50 ईयर्स की होगी। पूछ रहा है कि इनकी प्रेजेंट एज, -5 कर दो, यानी ये 45 होगा, और ये पूछा नहीं है बट हम ऐसे निकाल रहे हैं फॉर द पर्पज़ कि आपको कैसे निकालना है, ठीक है। 41 होगा, ठीक, आपको निकालना है, आपको बस ये बताना था क्या कि क्या ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, जो भी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा C, क्योंकि हमें दोनों चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली स्टेटमेंट से हम नहीं पता कर सकते, दूसरी स्टेटमेंट से हम नहीं पता कर सकते, लेकिन जब पिछली और स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को मिला लें तो हम पता कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको निकालने की जरूरत नहीं थी, वो तो मैंने ऐसे निकाल दिया, आप सीधा निकालो कि आपको पता है कि ये वैल्यू है और आप निकाल के पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टेटमेंट बेस्ड था, स्टेटमेंट बेस्ड था, आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 54th, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड। लेट ए बी सी बी रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट होने चाहिए, जैसे 1 3 2 5 इस तरह। सपोज एक्स इज सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर, पॉसिबल जितने भी 3 डिजिट नंबर है ना उनका सम जो है, ठीक है। सपोज एक्स इज सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर, ठीक है। पॉसिबल 3 डिजिट नंबर का सम है एक्स, जो भी है 3 डिजिट नंबर का सम, मतलब 1 2 3 इनका सम करेंगे किस तरह, वो है। पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि जो 4 डिजिट लीस्ट वैल्यू होंगी ना एक्स की, वो 1 3 3 2 होंगी क्या। 4 डिजिट लीस्ट वैल्यू जो होंगी 1 3, मैं मान लेता हूँ क्या कि 3, एक तो होता दूसरा तरीका, आप बेसिक फार्मूला जो, लेकिन एक होता कि क्या हमने लीस्ट वैल्यू मान लिया। लीस्ट वैल्यू ये होगी ना 1 2 3, जीरो हम लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि नॉन जीरो लेनी है, तो ये हमें लेता है। हम इसी कॉम्बिनेशन बना के इनको ऐड करके देखते हैं कि क्या होता है। लीस्ट वैल्यू ली हमने क्या 1 2 3, एक तो ये होगी। अब इसको रोटेट करो 1 3 2, अब 2 यहाँ ले लो 2 1 3, अब इसको ले लो 2 3 1, अब इसको यहाँ ले लो 3 2 1 और 3 1 2। जब आप इनको जोड़ोगे आंसर आपका आएगा 1 3 3 2, करके देख लेना। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा बोला था 3 डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू एक्स इज 8 आप यहाँ थोड़ा सा गेस कर लोगे क्या कि अगर 4 डिजिट की लीस्ट वैल्यू जो है, लीस्ट वैल्यू जो 1 3 3 2 है, ठीक है, लीस्ट वैल्यू, तो ग्रेटर वैल्यू जो होगी क्या वो 8 8 होंगी, बिल्कुल ही, वो तो 1 3 3 2 से ज़्यादा होंगी ना लीस्ट वैल्यू से, तो यानी कि 2 गलत। बस ऐसे अप्रोच लगाओ, 1 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है कि एक न्यूमेरिक लॉक लगाया हुआ है, ठीक है, एक लॉक लगाया हुआ है, जैसे पिन लगाता है ना, जैसे मोबाइल वगैरह, वैसे एक पिन लगाया है, 3 डिजिट पिन है, पिन कंटेन्स डिजिट 1 to 7, 1 से लेके 7 तक पिन नंबर है, 3 डिजिट पिन लगाई है, ठीक है, कुछ कॉम्बिनेशन होंगे सच दैट की डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब क्या बोल रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब अगर मैं पहला डिजिट 7 लेता हूँ, दूसरा 6 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, इस तरह 4 होना चाहिए, इस तरह। ऐसा नहीं हो कि 7 हो और 8 हो और 9 इस तरह, ये नहीं होना चाहिए। जहाँ मैं ले लूँ 6 5 और 6 4 और 5 नहीं, क्योंकि यहाँ डिक्रीजिंग हो रहा है लेकिन यहाँ इंक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, ठीक है, समझ गए। और बोल रहा है डिजिट्स इन द पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज ऑर्डर, एनी 2 डिजिट्स इन द पिन डिफरेंट बाई एटलीस्ट 2, मतलब एक, जैसे ये ले लूँ 7 5 और 3, इन दोनों में डिफरेंस 2 का होना चाहिए, मिनिमम 2 होना चाहिए या 2 से ज़्यादा। अगर यहाँ 2 ले लूँ 3, ये भी चल जाएगा, 7 5 2 7 5 3, एटलीस्ट मतलब कम से कम या उससे ज़्यादा, बस यही कंडीशन है। बताना कितने अटेम्प्ट्स लगेंगे इसको करने के लिए। मैं पहला डिजिट सबसे बड़ा ले लेता हूँ, क्या 7, सबसे पहला बड़ा ले लेना 7, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस मिनिमम 2 कौन चाहिए, यानी 7 5 3 डिफरेंस 2, और 7 5 2 ये भी पॉसिबल है, 7 5 1 2 का हो या 4 का हो, 3 को वैसे। अब आगे ले लो 7 4 2 ये भी होगा, 7 4 1 ये भी होगा, 7 3 1 ये भी होगा, फिर मैं 6 4 2 ये भी होगा, 6 4 1 इन सब में डिफरेंस 2 से ज़्यादा है, 6 3 1 ये भी होगा, 5 3 1 ये भी होगा, 4 को ले सकते हैं, 5 3 1 4 3 नहीं उसमें एक होगा, बस यही बनेगी कंडीशन, ठीक है। ये वो कंडीशन जो 2 से ज़्यादा इनमें डिफरेंस होगा। देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि कितनी पॉसिबिलिटी होंगी 10 आंसर। बस कंडीशन बनाओ, आंसर निकालो, बस ऐसे निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर आर 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट ऑन ए सर्कल, 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट ऑन सर्कल, मतलब ये है एक यहाँ पे, 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 ऐसे 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट है, सब में डिस्टेंस सेम का, ठीक है। हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल्स आर कैन बी ड्रॉन, एक प्रॉपर्टी सर्कल की होती है क्या, ये सर्कल है और ये डायमीटर है, अगर इसका हाफ ले लें, इसको हटा दें तो क्या बनेगा, ये सेमी सर्कल बनेगा। और एंगल इंस्क्राइब्ड इन एनी सर्कल इज 90 डिग्री, ये याद रखना, ये प्रॉपर्टी है सर्कल की, क्या एंगल इंस्क्राइब्ड इन सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। ये बोल रहा है
कि बताओ कि हाउ मेनी कैन बी ड्रॉन यूजिंग दिस, कितने राइट एंगल ट्राइंगल बन सकते हैं। सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा वो बनेगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि एक सर्कल में कितने बनेंगे। एंड टेकिंग डायमीटर एज वन साइड ऑफ ट्राइंगल, और डायमीटर जो है वन साइड ऑफ ट्राइंगल ले लें, ठीक है। अगर मैं एक डायमीटर लूँ, एक डायमीटर लेता हूँ, ठीक है, ओके। और यहाँ पे मैं इक्वी डिस्टेंस 8 पॉइंट मानता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 हो गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो मैं मेरा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये देखो 2 3 4 5 6 7 8, ये बोल रहा है। अब बोल रहा है कि कितने पॉसिबल, ये एक डायमीटर है, ठीक है। मैं अगर इसको यहाँ से जोड़ूं और यहाँ पे ले जाऊं इस पॉइंट तक, ये 90 डिग्री, एक ट्राइंगल, और ये कितना हो गया 2 ट्राइंगल, ये 3 ट्राइंगल, यानी कि एक डायमीटर, एक साइड में 3 ट्राइंगल, और नीचे भी एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि एक डायमीटर है तो उसमें 6 राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे, 6 राइट एंगल। इक्वी डिस्टेंट पॉइंट कितने, 8 बनेंगे। तो 8 को मल्टीप्लाई करो कितने के साथ, देखिए, यानी कि एक में 6 राइट ट्राइंगल बनेंगे एक डायमीटर को लेके। देखिए अब एक चीज़ और देखिए, एक पॉइंट यानी 2 पॉइंट में एक डायमीटर होगा, 8 पॉइंट्स हैं तो कितने डायमीटर होंगे, 4 डायमीटर होंगे। तो एक की वैल्यू 6 राइट ट्राइंगल है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 इंटू में 6 इजिकल टू कितना, 24 राइट एंगल ट्राइंगल पॉसिबल बनेंगे, इसलिए 24 आंसर, ठीक है। बस ऐसे निकालना है इसको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 24 मैन और 12 वुमेन है, ठीक है। वो 30 दिन में काम करते हैं, ओके। पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज 12 मैन प्लस 24 वुमेन कितने दिनों में काम करेंगे। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, रटा क्या माना इसको, 24 मैन और 12 वुमेन की 30 दी है, ठीक है। आपके पास 2 क्वांटिटी है, मैन और वुमेन, तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए होंगी ना, तभी तो हम पता करेंगे कि मैन की और वुमेन की एफिशिएंसी क्या है। समझ रहे हो, सिर्फ समझो इसको क्या, कि मैन और वुमेन है, 2 क्वांटिटी है, तो 2 इक्वेशन होनी चाहिए ना हमारे पास। हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन है ही नहीं जिससे अगर हम पता कर पाए कि मैन की एफिशिएंसी कितनी है और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है। जहाँ पे हम एफिशिएंसी डालेंगे तभी तो हम पता कर पाएंगे कि कितनी वैल्यू आएगी। इसलिए डाटा हमारे पास क्या है, इनएडिक्वेट है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, इनएडिक्वेट है। क्यों, क्योंकि 2 क्वांटिटी हमारे पास, 2 इक्वेशन ही नहीं है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये आपको ये बताया 91 इंटू 92 इस तरह चला 99 तक, डिवाइड बाय 1261 बताना है रिमाइंडर क्या 0। अगर मैं आपको बेसिक सवाल पूछूं क्या, कि अगर मैं 15 को डिवाइड करूं 3 से तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि आप बोलोगे 15 डिविजिबल है, जो क्वांटिटी पूरी डिविजिबल हो किसी नंबर से उसका रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं क्या, अगर ये इसको डिवाइड करें 1261 से, मैं यही लिख लेता हूँ, ये डिवाइड 1261 से। अब देखो क्या कि 91 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूँ, 13 7 जा और 13 97 जा 1261 होता है, ठीक है। और 97 को 97 से डिवाइड कर दूँ, ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो जो कम्प्लीट डिवाइड है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। इसका आंसर क्या होगा, 0। बस इसे निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसकी विड्थ 8 है और लेंथ उसकी 20 है, ठीक है। अब बताना कि स्टेटमेंट क्या ठीक है नहीं। पहला बोल रहा है इट इज पॉसिबल टू कट द शीट एग्जैक्टली इनटू 4 स्क्वायर शीट। 4 स्क्वायर शीट में काटना है इसको, क्या पॉसिबल है ये पूछ रहा है। तो हम काटेंगे कैसे, देखो ये 8 है, 8 तो स्क्वायर का मतलब क्या होगा, अगर मैं ऐसे मान लो, ये बस कंप्लीट नहीं है, मैं देख रहा हूँ 8 8 समा मतलब साइड इक्वल होगी स्क्वायर की, बिल्कुल। तो यहाँ भी मैं अगर मान लो 8 8 8 16 हो गए और बचा कितना, 4 यूनिट बचा। और यहाँ भी अगर मैं आधा काट दूँ, 8 से कट कर दूँ, ये भी 4 यूनिट, ये भी 4 यूनिट, यानी कि एक स्क्वायर ये होगा 8 8 8,
एक ये होगा, एक 4x4 का होगा स्क्वायर, एक 4x4, तो 1 2 3 4, 4 स्क्वायर बन गए ना एग्जैक्टली। इन्होंने ये नहीं पूछा कि आपको एग्जैक्ट इक्वल चाहिए, इन्होंने बोला एग्जैक्टली 4 स्क्वायर शीट, 4 स्क्वायर शीट चाहिए, इक्वल एरिया का नहीं पूछा हुआ। तो 4 बन गए, एक ये एक ये एक ये एक ये, तो यानी कि पहली स्टेटमेंट क्या है, पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट पे आओ, इट इज़ पॉसिबल टू कट शीट इनटू 10 ट्रायंगुलर शीट। बिल्कुल, अब देखते हैं क्या, ये बना लो, ये 20 है, ये 8 है। मैं वो कह रहा है कि 10 ट्रायंगुलर शीट बनानी है, वो अगर ये 8 है, ठीक है, मैं इसकी 4x4 रेशियो कर दूं, देखिए ये 4 4 4 4 8 4 12 4 16 4 20, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बस देख लेना एक बार। देखिए 4 4 8 4 12 4 16 4 20, 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन लगा दूं, क्यों, देखो 8 रेक्टेंगल, ये 8 है, ये 4 है, 8 इंटू 4, ठीक है, 8 नहीं 20 इंटू 8, 20 इंटू 8 ना, 20 इंटू में 8 कितना हुआ 160, और 10 ट्रायंगुलर इक्वल चाहिए, तो अगर डिवाइड बाई 10 करूँ, यानी कि हर एक एरिया क्या चाहिए आपका 16 चाहिए। ये 4 है पूरा और ये 8 है आपका, ठीक है। तो बताना है कि इनका एरिया क्या आएगा, ठीक है। ये देखो क्या ये 16 नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि लेंथ 8 है और 4 क्या है आपका ब्रेड्थ है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होगा 8 इंटू 4 32, और जब मैं इसको बीच में से डिवाइड करूं तो 16 में बटेंगे। वैसे ही ये वाला ट्राइंगल 16 में बटेंगे, क्योंकि 32 पूरा एरिया है, तो 16 इधर भी 16 इधर भी 16 और इधर भी 16। समझ में आ गए। तो कितने ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल ये भी सही है। क्या किया आपने, रेक्टेंगल शेप में डिवाइड किया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया ऑफ रेक्टेंगल किया, 8 इंटू 20 160, तो 160 जो डिवाइड करें 10 से, मतलब 16 स्क्वायर मीटर, 16 स्क्वायर कोई यूनिट होगा सेंटीमीटर का, वो आपके पास ट्राइंगल का एरिया होना चाहिए, ठीक। तो आपने जब हमने इसको काटा 8 इंटू 4 में डायमेंशन में, तो 8 4 32, तो 32 को हाफ 16, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। अब एक बार देखना, ये इजी क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो, बस आपको बेसिक प्रॉपर्टी बतानी चाहिए। ये देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन 70% ऑफ ए नंबर x, जब 70% ऑफ नंबर x जो है वो ऐड किया गया है द नंबर बाई, तो सम बिकम्स 165% ऑफ बाई, 165% ऑफ। ये मैं लिख सकता हूँ कैसे, अगर 70% है, एक सेकेंड, %70 है x का और ये ऐड किया गया, एडेड टू अनदर नंबर बाई, एक नंबर ऐड में किया बाई, तो ये सम जो है 165% है बाई बन जाता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 65% है बाई, क्यों, क्योंकि 100 में कुछ ऐड किया होगा तभी तो 65% होगा ना। अगर आपको बेसिक समझना तो ये भी समझ लो, क्या 70% ऑफ x इज एडेड टू अनदर नंबर बाई, तो ये क्या बन गया, इसका सम जो है 165% ऑफ बाई, ये बनेगा, ठीक है। मैं कर दूं 70% ऑफ x इज इक्वल टू 165% ऑफ y माइनस बाई, उधर चला जाएगा ना ये, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 165 डिवाइड बाई 100, तो माइनस बाई, तो यहाँ क्या होगा 165 माइनस 100 डिवाइड बाई 165, तो 165 में से 100 गए, यानी 65 डिवाइड बाई 100, और 100 से परसेंट ख़त्म, यानी कि 70% ऑफ x इज इक्वल टू 65% ऑफ y, ठीक है। ये थोड़ा हो गया तो आप देख लेना, ठीक है। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 70% ऑफ x इज इक्वल टू 65% ऑफ y, परसेंट से परसेंट खत्म, 5 1 5 5 3 15 5 10, यानी कि 14x इज इक्वल टू 13y, यानी x रेशियो y क्या आएगी, x की वैल्यू अगर 13 है तो y की वैल्यू 14, एक तो हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट देखो क्या है, 60% ऑफ नंबर x, 60% ऑफ नंबर x जब किया इज एडेड टू अनदर नंबर, तो वो उसका सम जो है 165, यानी 65% ऑफ जेड, ऊपर बताया था मैंने कैसे, आप बेसिक करोगे तो उसमें माइनस करोगे तो बस 100 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंट से परसेंट खत्म, यानी इसमें रेशियो क्या आई, एक्स रेशियो जेड की,
एक्स कितना 13 और जेड कितना 12, पहले कितना 13 और उसमें क्या था 14, यानी कि मैं लिख सकता हूँ क्या एक्स रेशो वाई रेशो जेड कितना आ गया, एक्स कितना 13, वाई कितना था, वाई था 14 और जेड था 12, यही था इक्वेशन। देख लो क्या फंस गया, देखो जेड सबसे छोटा है, एक्स बीच में और वाई सबसे बड़ा, जेड सबसे छोटा, जेड सबसे छोटा, ये ए की ए आंसर, बस ऐसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्सटी फाइव, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर 65 नहीं, एक क्वेश्चन और भी है, रुको मैंने देखा था ऊपर, हाँ ये वाला इलेक्शन वाला था। टू कैंडिडेट्स एक्स एंड वाई कंटेस्टेड एन इलेक्शन 80% ऑफ वोट कार्ड, ठीक है। अगर मैं मान लो पूरे 100 वोट है, ठीक, उसने कहा 80% वोटर कास्ट देयर वोट, देयर इज नो इनवैलिड वोट। 80% वोट किसी मतलब 80 वोट्स होंगे ना टोटल, 20 ने कास्ट नहीं किया तो उसको हम क्यों गिने, तो 80 वोट, ठीक। अब बोल रहे हैं नोटा भी नहीं है तो नोटा भी खत्म। एक्स गॉट 30% ऑफ वोट कास्ट, ठीक है, एक्स ने 30% वोट्स लिए, ठीक है। ये बोल रहा है एक्स ने 50%, एक्स ने गॉट 56% ऑफ वोट्स। देखो टोटल वोट्स होते हैं 100, वैलिड वोट्स कितने 80, एक्स ने लिए 80 का 56%, 56 डिवाइड बाई 100 करो, डिवाइड मल्टीप्लाई 80 करो तो कितना आएगा, ये आएगा 44.8, ठीक। इसका जब 44.8 करेंगे तो इसको 80 में से 44.8 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 35.2, बस कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है। ये वाई है, ये एक्स, तो एक्स जो है वो इतने वोटों से जीता होगा, यानी इनमें डिफरेंस कितना आया 9.6, यानी वाई जो है 9.6 वोट से हार गया अगर मैं 100 के हिसाब से जाऊँ, ठीक। उसने कहा है कि एक्स गॉट 57 वोट कास्ट एंड बोन बाई, ठीक है, तो 9.6 वोट्स जो है वो डिफरेंस है, तो इसका वैल्यू कितनी दी है 1440 वोट्स, ठीक। ए की वैल्यू कितनी होगी 1400 डिवाइड बाई 9.6, और 9.6 को मैं 96 इंटू 10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। पूछे टोटल वोट्स कितने होंगे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो इसको मल्टीप्लाई 100 कर देंगे क्योंकि हम टोटल वोट कितने लेते हैं 100। 96 को डिवाइड किया 15 के साथ, आंसर क्या आया 15,000, 15,000। इस तरह आपको ये आंसर निकालने हैं, ठीक है। आज थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इसमें क्वेश्चंस बहुत आए थे इसलिए मैं चला रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इन क्वेश्चन में क्या करना, अब ऑप्शन से देख लीजिए। व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000, 1000 स्मॉलेस्ट नंबर कौन कौन से हैं, डिवाइडेड बाई एनी ऑफ द नंबर्स, जब इनमें सब में से इनमें से किसी में करो, लीव्स द रिमाइंडर 3 रिमाइंडर। मैं कहूँ कि अगर कोई नंबर है आपको रिमाइंडर 3 करें तो क्या करें, देखो जैसे 16 है, इसको डिवाइड करें 4 से, ठीक, तो ये 0 रिमाइंडर करेगा। अगर मैं कहूँ 4 को 19 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, यानी कि 3 बड़ा था इसलिए। तो अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन उठाएंगे। ऑप्शन से कैसे, जैसे स्मॉलेस्ट डिजिट पूछे हम 6 से देख लेंगे। 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है जी। हम करते आ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं 1063, हम क्या करेंगे 1063 में 6 माइनस कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए किससे 6 से। करो डिवाइड 10 6 का 4, इस तरह करो डिवाइड, ठीक है। तो आप देखो कि ये रिमाइंडर कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये देखो आप, इसका रिमाइंडर 8 आएगा, ये पूरी तरह नहीं कट रहा, गलत। वैसे आप सबका देखो आपका आंसर निकलना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं 1073 लूँ तो इसका -3 कर दो तो 0, यानी कि ये जो नंबर है अगर रिमाइंडर तब छोड़ेगा जब ये डिविजिबल होना चाहिए सबसे। तो करो इसको 6 10 में 4 6 6 से 36 7 40, ये भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। सी से करो 1083 है ना, तो 1080 कर लो, ये 6 से होलिस्टिक डिवाइड होना चाहिए, 6 से 46, ये डिविजिबल है, यानी कि रिमाइंडर क्या होगा 1083। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता तो आप इससे ही फास्ट कर सकते हो। कैसे, देखो मैंने क्या लिया 1060, 3 माइनस कर दिया, इन सब में 3 माइनस कर दो,
क्या ये 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? 6 + 1 7 नहीं है, पहला गलत। बी ले लो 1 0 7 0, 7 + 1 8, 3 से डिविजिबल नहीं है, गलत। 3 बल ले लो 1 0 8 0, 2 से डिविजिबल है 8 + 1 9, ये भी डिविजिबल है, यानी कि 2 और 3 ये आंसर। अगर डिविजिबिलिटी रूल पता है आपको इसमें सेकंड भी नहीं लगेंगे, ठीक है, ये बता रहा था मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट P बी ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है P एंड Q बी ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ सेम डिजिट्स रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब अगर P 64 है और Q रिवर्स ऑर्डर में है 46, ये इस तरह, ठीक है। तो बताना है कि P × Q 2430 कब होगा, ठीक है। आप क्या करो, देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। उन्होंने पूछा P और Q में डिफरेंस कितना होगा। आप क्या करो, ऑप्शन उठाओ, ठीक है, इसमें यही तरीका है, ऑप्शन उठाओ और निकाल दो। मैं मान लेता हूँ क्या 45 और 54, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। ठीक है, अगर मैं 45 को उठाऊं, 45 इंटू में 54 उठाऊं, क्या इसका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? यह आना चाहिए 2430, ठीक है। आई थिंक मेरे को 1 मिनट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप देखोगे क्या कि 45 × 54 करूं तो मल्टीप्लाई करके 2430, यानी कि P मल्टीप्लाई किया हो गया है 45 इंटू में 54 2430, रिवर्स ऑर्डर, और ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं, अगर 45 ऑप्शन मार दी तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? ये पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। P और Q में कितना डिफरेंस है, यानी कि एक 54 होगा, एक 45, इनमें माइनस कर दो, 14 में से 5 निकाले 9, नो आंसर। मैक्सिमम क्वेश्चन को, मैक्सिमम लोगों को इसमें मतलब बढ़ाया था, कई लोग 45 भी करवा रहे थे, मैं चेक कर रहा था इसको, लेकिन इसका 9 होगा, ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट आपके पास रिस्पेक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स P एंड Q सच दैट P इज ए प्राइम नंबर। P प्राइम नंबर क्या है? जैसे 1 तो प्राइम नंबर होता है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 11 13, ये वो नंबर हैं जो क्या है अपने डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होंगे बस। और Q जो है कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो यानी कि ये 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, इससे चलते जाएगा, ठीक है। पूछता है P क्रॉस Q कैन बी एन ऑड नंबर। क्या P, ये P है, ये Q है, क्या ये इनका अगर मल्टीप्लाई करें तो कैन बी ऑड नंबर? क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर P हम 3 ले लें, ठीक है, और Q हम ले लें 9, तो 3 9 27, ये ऑड है, बिल्कुल है, पहली स्टेटमेंट से ही। Q डिवाइड बाई P कैन बी प्राइम नंबर। क्या Q को जब डिवाइड करें P से तो क्या ये प्राइम नंबर हो सकता है? Q को लेना नीचे, तो Q अगर मैं 15 ले लूँ, ठीक है, और P अगर मैं ले लूँ कितना 3 ले लूँ, तो 3 5 जा 15, तो बिल्कुल 5 प्राइम हो सकता है। तो Q बाई P ये भी हो सकता है, ठीक है। अगर P प्लस Q कैन, क्या P प्लस Q प्राइम नंबर हो सकता है? अगर मैं P 2 ले लूँ और Q कुछ भी ले लो, Q 5 ले लूँ, तो 2 + 5 कितना होगा? 7 होगा। क्या ये प्राइम नंबर नहीं है? बिल्कुल है। तो यानी कि तीनों स्टेटमेंट्स सही है। बस वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लो, ठीक है। 68 तो रीजनिंग का था ना, 69th करेंगे हम। देयर आर 2 कंटेनर्स X एंड Y। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देख लो, मैं कंसेप्ट से समझाता हूँ। 2 कंटेनर है X एंड Y। X कंटेन्स 100 मिलीलीटर ऑफ मिल्क एंड Y कंटेन्स 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। X और Y 2 कंटेनर हैं, इसमें मिल्क है 100 और Y में भी 100 वाटर, और इसमें है मिल्क, ठीक। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 20 ml ऑफ मिल्क फ्रॉम X इज ट्रांसफर टू Y। इसमें से अगर 80 मिल्क है और 20 ml जो है वो हटा दिया और यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, 20 ml मिल्क डाल दिया, तो फिर क्या किया उसने? फिर इसने वाटर और मिल्क को मिक्स किया, इसमें मिक्स किया, और वापिस इसने क्या किया? इसमें डाल दिया, प्रोपोर्शन में डाल दिया। इफ M denotes the proportion of milk in X and N denotes the proportion of water in Y,
तो बताना विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, आप देखो अगर पूरा इसको कराऊँ तो ये x है, ये कंटेनर, ये y है, इसमें मिल्क रेशो वाटर, इसमें मिल्क रेशो वाटर। ठीक है, क्या बोला उसने, यहाँ से 80 चला जाएगा। ठीक है, 80 चला जाएगा और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 20 ऐड हो जाएगा क्योंकि मिल्क इसमें ऐड करें 20 में। तो यहाँ पे पहले 100 वाटर, तो यहाँ पे 100 था ना, यहाँ भी 80 यहाँ से, क्योंकि पहले हमने -20 किया। ठीक है, अब मैं कहूँ क्या कि इसका कितना प्रोपोर्शन निकाला, अब ये मिक्स किया इसको, तो 20 डिवाइड बाई 100 कितना होगा, 1/5। 1/5 पोर्शन जो है इसमें मिक्स कर दिया, तो बचा कितना, 1 - 1/5 यानी कि 5/6 ये बचेगा लेफ्ट विद दम। ठीक है, तो ये वापिस क्या करेंगे, वापिस में डालेंगे, यानी 20 × 5/6 ये बचेगा। ये कितना होगा, इनकी रेशो क्या होगी, 20 × 5/6 यानी कि 100/, हमें मिल्क की प्रोपोर्शन बतानी है, मिल्क और वाटर की। ठीक है, और यहाँ 100 इंटू में 5/6 ये कितना होगा, 500/6। ठीक है, और यहाँ पे जब हम आएंगे वापिस तो यहाँ पे कितना होगा, 80 + 1/6 × 20, क्योंकि जो लेफ्ट आउट पार्ट ना वो निकाला ना हमने, मिल्क और वाटर को निकाल दिया हमने और उसका 1/6 पार्ट इसमें ऐड कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा मिक्सचर हो गया तो हम यहाँ पे डट कर दें, क्या मैंने क्या बोला, 80 मिल्क था पहले, प्लस कितना होगा 1/6 पार्ट है जो मिक्स किया, यानी कि 1/6 ऑफ 20 ये पार्ट होगा जब आपने मिल्क को वापस लाया। ये m की वैल्यू है और n की क्या निकालनी है, m जो था वो मिल्क की और n की वाटर की प्रोपोर्शन। वाटर की कितनी है, यहाँ पे 100 था पहले ही और उसमें कितना बचा हुआ अभी 5/6, क्योंकि 20/100 हमने निकाला और 5/6 बचा हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ। तो करो इसको सॉल्व, क्या 80 से 480 + 20 डिवाइड बाई 6 रेशो 100 × 5 यानी कि 500/6, 6 से 6 कैंसिल, 480 + 20 500 500 500 यानी कि m रेशो n क्या आया, 1:1। तो इसका m = 1 क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, एक बार फिर से समझो इसको, क्या देखो 20 रेशो मैंने पानी की बाहर निकाली। ठीक है, और फिर उसको वाटर के साथ मिक्स कर दिया मैंने, तो 20 था और 100 के साथ मिक्स किया। ठीक है, यानी कि कितना पार्ट गया 1/5। अब बचा कितना 1 - 1/5, इस तरह 6/5 गया, 4/5। ठीक है, ये गया इस तरह। ओके, सॉरी 20 × 20 को डिवाइड करना 120 से, क्योंकि 100 तो पहले था ना और 20 और ऐड किया 120 से, तो यानी 1/6 होगा। फिर से समझो इसको, क्या अच्छी तरह एक बार समझ लो, बस थोड़ा टॉलरेट कीजिए, बस थोड़ा सा। 20 डिवाइड बाई 120, ठीक है, ये होगा 1/6। बचा कितना, मैं कह रहा हूँ रेशो में 5/6 बचेगा। ठीक, अब ये जो बचा हुआ है ये 100 के साथ आएगा वाटर, क्योंकि ये बचा, लेकिन जो हमने पार्ट निकाल दिया वो हमने वापस उसमें मिक्स किया, यानी जो 80 था उसमें प्लस किया 1/6। बस ये समझाना था मैंने, 1/6 और 20 मिल्क का पोर्ट, बस ये करना था। ठीक है, थोड़ा टफ है लेकिन हो जाएगा ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए पाई चार्ट गिव्स द एक्सपेंडिचर ऑन 5 डिफरेंट आइटम्स। पाई चार्ट हो गया होता है ये पाई चार्ट, और इनके डिग्री में कितना एंगल होगा 360 डिग्री, क्योंकि सर्कल है तो सर्कल का एंगल 360 डिग्री, बस सिंपल। चलो जी, तो ए बी सी डी ई की वैल्यू दी हुई है कितनी, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, बी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, प्लस सी कितना है 50 डिग्री, प्लस सी बी इतना 90 डिग्री, सी 50 से डी कितना है 45 डिग्री, बस करते जाओ, प्लस 75 डिग्री ई, और इन सब का सम कितना होगा 360 डिग्री। इन सबको उठा के माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा। पहले ए की वैल्यू देखो कितनी आएगी, ये डिग्री में आएगी 450 डिग्री, इसको माइनस करो कितना, ए प्लस बी प्लस डी 90 डिग्री प्लस 50 प्लस 45 प्लस 75, ये बनेगा 260 यानी 360 डिग्री। आप प्लस कर लेना इसको, 360 माइनस 260 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। तो ये कितना का 100 डिग्री। अब वो कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर, आपको परसेंटेज फॉर्म में निकालना, डिग्री की फॉर्म में नहीं निकालना। ठीक है, ये इन्होंने कि 100 डिग्री निकाल के छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ कि 100% वो किसके बराबर होगा 360 डिग्री के, बिल्कुल ये हम जानते हैं। तो 1% किसके बराबर होगा
3.6% के, ये भी हम जानते हैं। ओके जी, तो अब क्या हमें 100 डिग्री का वैल्यू निकालनी है, तो 3.6 जो है ये परसेंटेज फॉर्म में था ना, हाँ 3.6% नहीं 3.6 डिग्री था, ठीक है 3.6, तो हमें परसेंटेज की फॉर्म में निकालनी, यानी 3.6 डिग्री जो थी वो है 1% के बराबर। हमें निकालना कितनी, 100 डिग्री की वैल्यू। 100 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 डिवाइड बाई 3.6 मल्टीप्लाई 100, ठीक है ठीक है। या मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या कि 100 डिवाइड बाई 360 और मल्टीप्लाई फिर से 100, यही हुआ ना, ठीक है 0 0 और इसको करो कैंसिल करके इसका आएगा 250/9, कैसे कर लो, 2 1 जा 2 2 3 या 6, 250 जा 100, ठीक है, और 50 500 इस तरह करके कैंसिल, आपका ये आंसर आया क्या 250/9। देखो फिर से समझो, क्या मैंने कहा, आप परसेंटेज फॉर्म निकाल रहे हो ना, 360 डिग्री 100%, 1 डिग्री यानी कि कितना 360 100/360, यही हुआ, और हमें निकालना 100 डिग्री, तो 100 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 100, ये परसेंटेज की फॉर्म आई। जब उसको हटाओ तो 250/9% आएगा, इसलिए इसका आंसर आएगा डी। सिंपल क्वेश्चन, इतना मुश्किल करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। टाइम काफ़ी हो रहा है ना, तो मेरे को लग रहा है कवर, लेकिन हमें इस वीडियो में ख़त्म करना है क्योंकि फिर आपको टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, ये बोल रहा है 15 मल्टीप्लाई 14 बोलते इस तरह चल रहा है, और ये 3m इंटू एन है, ठीक है, वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए 3 की पावर m यानी कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए, वो जो भी होगा, जो भी डिजिट होगा। मैं कह रहा हूँ कि कितने डिजिट आ रहे हैं 15 में, कितने 3 आएंगे, 3 × 5 एक ही बार आ रहा है। फिर आप नीचे आ जाओ, और क्या आएगा 12 में कितना आएंगे, एक ही 3 आएगा, 3 4 12, कितने 3 आ रहे हैं, 3 की पावर m देख रही ना हमने, ठीक है। और 12 के बाद क्या आएगा 9, 9 में कितने 3 × 3 यानी 2 टाइम 3 आएंगे, 8 7 6, 6 में भी आएगा 3, और 3 में भी एक बार 3, कितने 3 आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 3 आए हैं। यानी कि मैं कह रहा हूँ क्या कि इन जो भी सम है इनमें 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू 6 होगी, ठीक है। तो 6 के पावर आंसर, बस ऐसे करना है, समझेंगे ना। इसमें कितने 3 हैं हमें बस वही देखने हैं, कितनी बार आएंगे, और उनकी मल्टीप्लाई करके पावर ऐड कर देंगे बस। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, ये तो रीजनिंग का है, ये तो हम कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मैं जूम कर देता हूँ, क्या खत्म होने वाला बस, जस्ट बी हियर। 1 नॉन जीरो डिजिट 1 बावल, एक नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट 1 2 3 4 9 तक जीरो नहीं है, ठीक है। एक बावल है, बावल क्या होता है ए ई आई ओ जू, ये होते हैं बावल। बाकी कितने कॉन्सोनेंट आर टू बी यूज्ड, ठीक है, एक कॉन्सोनेंट यूज इन फॉर्मिंग पासवर्ड यूज करने होना है, दैट ईच पासवर्ड हैज़ टू स्टार्ट विद बावल, बावल पहला पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है जी, एंड विद द कॉन्सोनेंट, और बीच में कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और बीच में नेचुरली क्या होगा नॉन जीरो नंबर होगा। 3 ही बनाने ना, उसमें बावल पहले होना चाहिए। अब कितने बावल होते हैं, बावल टोटल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। नंबर कितने हैं 1 से लेकर 9, यानी कि टोटल 9 नंबर है, और कॉन्सोनेंट 26 में से 21 माइनस कर दो, यानी कि 26 में से 5 माइनस कर दो, यानी 21 कॉन्सोनेंट, 26 अल्फा टोटल है ना। तो अब आपको बताना कितने पासवर्ड, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, यही तो करते आ रहे हैं हम। तो 5 ने 45 मल्टीप्लाई 15 लास्ट में 85, ठीक है, और 5 9 45 6 94 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई बस सिंपल। कॉम्बिनेशन बहुत सारे सवाल आए होंगे, ठीक है, तो वो कोई इतना इशू नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, ये कॉम्बिनेशन प्योर कॉम्बिनेशन में से थोड़ा देख लो इसको, क्या है देखो, ये कह रहा है देना 9 कप्स हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ x इंटू एक्स, एक कप है एक कॉफ़ी है, तो 3:3 की बनेगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बनेगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि कॉलम्स आउट ऑफ विच 6 कप्स कंटेन कॉफ़ी, 6 कप जो है वो कॉफ़ी रखते हैं, और 3 कप जो है टी रखते हैं, ये कॉफ़ी रखते हैं। और इनमें क्या बोला है, इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज्ड सो दैट ईच रो शुड कंटेन एट लीस्ट 1 कप ऑफ कॉफ़ी, इनमें से एक कप कॉफ़ी का होना चाहिए एटलीस्ट, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। और टी जो है वो एक इस तरह आएगी, ठीक है, टी तो एक ही आएगी ना इसमें, टी एक ही आएगी, बाकी कॉफ़ी होगी कॉफ़ी, तभी तो 6 बनेंगे ना पॉसिबिलिटी। तो इसको अगर हम कॉम्बिनेशन बैठने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें हम क्या लगेंगे, सिलेक्शन करनी ना, हम कॉम्बिनेशन करेंगे। पहले कॉम्बिनेशन का फार्मूला देख लो, क्या मैं कहूँ कॉम्बिनेशन ऑफ एन आर कितना होगा,
एंड टोटल नंबर आर जो है हमारे पास पॉसिबल वे कितने हैं, तो n फैक्टोरियल उपान r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है कॉम्बिनेशन खोलने तरीका। अब इसमें हम ये लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा नंबर बन जाए। तो जिनको आता है वो आप कर लोगे, जिनको नहीं आता इतना डरने की जरूरत नहीं, एक आधा क्वेश्चन विल नॉट डिसाइड यूर सी सेट फैक्टर, ठीक है। पर हम यहाँ पे तो अब हमने करना तो है, तो हम करेंगे क्या। आपको बोला है 3 कप्स कंटेन टी, तो और नो टोटल कितने कप हैं, सी 9, 3 कप्स हैं, ठीक है, यही बोल रहा है, टोटल 9 है ना, 9 कप, ठीक है। अब -3 कर देंगे, क्यों, क्योंकि टी जो है वो ओवरलैप करेगी ना, तो जो ओवरलैपिंग है वो हम माइनस करेंगे, बस ऐसे खोलना है इसको। तो खोलो इसको, क्या 9 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, और 9 - 3 कितना होगा, 6 फैक्टोरियल। आई नो दिस मे बी टफ फॉर समवन हु डिड नॉट read permutation and combination, but yes, if you have not read this at this moment, please try to avoid it, but हमें कराना है। तो 6 का कैंसिल, और 3 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, ठीक है। तो 4 3 12 7 जा 84, यानी कि 84 7 12 7 जा 84 आ रहा है, 84, ठीक है, 84 आया ना, और माइनस कितना 3 भी करना था ना वो कॉम्बिनेशन खोल के, तो 81 आंसर आएगा, क्योंकि 3 कप जो ओवरलैप करेंगे उनको हटाने के लिए हमने 81 किया बस। तो दिस क्वेश्चन कैन बी इग्नोर्ड अब इस मूवमेंट पे, ठीक है। अब पूरा कराने का टाइम नहीं है, ठीक है, तो बाद में हम करवाएंगे कभी फ्री होकर पूरा चैप्टर, ठीक है। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर है एंड इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। क्या सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर वो इक्वल हो सकते हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटी है वो बताना हमें, ठीक है जी। तो हमने पहले तो हमने पढ़ा ही हुआ क्या कि 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 1 × 2 × में 3, ये पॉसिबिलिटी पहली, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, ये याद भी रखना है क्योंकि ये कहीं बड़ी जगह यूज़ हो रही है, ठीक है, खासकर यूपीएससी सेट में। और इंटीजर की पूछा हो तो इंटीजर क्या एक पॉसिबिलिटी ये नहीं हो सकती है -1 करूँ +0 +1, और इनको अगर मैं कर दूँ -1 × में 0 × में 1, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या कि इनमें एक का गैप होना चाहिए, तो हमने ये रख दिया -1 × 0 ये 0 = 0, इंटीजर है ना तो माइनस भी लेंगे हम। एक और देख सकते हैं क्या -3 -2 -1, तो -3 × में -2 -1, माइनस 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 आएगा -6, ये भी -6, यानी कि आपके भी 3 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। बस ये नंबर देख लो, बस मुझे तो यही मिले थे, ओनली 3 पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 0xy, ठीक है, ये अगर हम उसने 0xy इस तरह का है, वेयर x एंड y आर डिस्टिंक्ट नॉन डिजिट, नॉन जीरो डिजिट्स हैं। नॉन जीरो डिजिट्स का मतलब क्या हुआ कि 1 से लेके 9 तक, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटी होंगी, 9 होंगी। जब एक यहाँ नंबर यूज़ कर लेंगे इधर कितने बचेंगे, 8 बचेगा, तो 9 को मल्टीप्लाई 8 करो कितना आएगा 72, बस ये कॉम्बिनेशन जवाब इसको कर सकते थे, ठीक है, तो आपको पास होना। नाउ द फाइनल क्वेश्चन इज ऑन एवरेज, ठीक है। एवरेज क्या होता है, पहले देखो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिंपल, ये होती है एवरेज, ओके, ठीक है। अब मैं कहूँ एवरेज वेट ऑफ ए बी सी, देखो ए प्लस बी प्लस सी, इनको डिवाइड किया होगा 3 से, तो इनका एवरेज वेट कितना 90 होगा। तो अगर मैं कहूँ इनका ओरिजिनल वेट कितना हो, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 में इंटू 90 नहीं, ये 40 है, ठीक है, तो 40 × में 3 ये करेंगे ना हम, ठीक है, बस ऐसे करेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 40 × में 3 इज इक्वल टू 120, ये है पूरा वेट का सम, ठीक है। अब पूछे एवरेज वेट ऑफ बी डी ई, एवरेज वेट ऑफ बी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू कितना 42, तो 42 × में 3 कर देंगे, 2 3 6 2 3 4 2 6 हाँ 126, ठीक है, ये आ रहा है। अब बोल रहा है कि एंड द वेट ई इज एंड द वेट इज इक्वल टू बी, एफ का जो वेट है वो बी के बराबर है। तो क्या मैं इसमें एक एफ नहीं, बी की जगह मैं एफ लिख सकता वेट, ठीक है, बी का वेट एफ के बराबर है तो मैंने एफ लिख दिया। अब मैं इनको प्लस कर दूँ सबको, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ओवरलैप नहीं होगा, ठीक है, मैं कर दूँ क्या, मैं कह रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, क्योंकि बी इक्वल टू एफ है, ठीक। और उनको जो हमारी क्वांटिटी कौन कौन सी आई थी, एक 120 आई थी और एक 126, इन दोनों को ऐड करूँ तो क्या आएगा 246 आएगा, ठीक, 246 आएगा। और ये कितने बंदे हैं, ये 6 हैं, तो इनको कितने से डिवाइड करूँगा 6 से। एवरेज वेट निकालना ना, एवरेज वेट, ये टोटल वेट है 246 इन सब का, एवरेज कितना जितने होंगे करो, तो 246 को जब डिवाइड करेंगे 6 से तो 6 4 जो 24 41 यानी 41 kg आएगा इनका एवरेज वेट।
इस तरह आपको आंसर निकालना है। तो ये आपका इस सीरीज़ ख़त्म होती है 2022 की। तो आई होप इट मे हेल्प यू फॉर अपकमिंग एग्जाम सी सेट। इससे पहले मैं कुछ डिविजिबल टेस्ट बहुत आ रहे हैं इसमें नंबर सिस्टम के, तो मैं कुछ बता देता हूँ आपको, ठीक है। आपका ये ख़त्म हो चुका है, तो जिनको आता है तो दे कैन लीव। बाकी नंबर सिस्टम का कुछ कंसेप्ट मैं दिखा देता हूँ। क्या, जैसे मैंने कहा 2 की डिविजिबिलिटी करनी है, तो लास्ट का जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए, आपका इवन नंबर होना चाहिए। अगर मैं कहूँ लास्ट 2 इवन हो, ये 2 अगर मैं कहूँ 2 की पावर 2, ये क्या होगा 4, यानी कि लास्ट के जो 2 डिजिट है ना 4, वो आपका डिविजिबल होना चाहिए बाई 4। अगर 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। वैसे ही अगर 2 की पावर 3 हो जाए तो क्या होगा 8, यानी कि लास्ट के जो 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। वैसे ही 2 बाई 4 यानी 16, तो लास्ट के जो 4 डिजिट होंगे वो होंगे डिविजिबल बाई 4। इस तरह आपको 2 करना है। 3 का क्या है कि सम ऑफ डिजिट, जैसे 1 2 6 में कहूँ तो क्या होंगे, तो हम क्या करेंगे 1 + 2 + 6, 6 + 2 8 + 1 9, 9 डिविजिबल है 3 से बिल्कुल, तो इसका 3 भी डिविजिबल से होगा। इस तरह करना है। 4 का मैंने बता दिया। 5 का क्या है, लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए लास्ट में, ठीक। 6 का क्या है, 2 से भी होना चाहिए एंड 3 से, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 2 और 3 का दोनों का मैंने बता दिया, इस क्वेश्चन में भी यूज़ हो चुका है, ठीक है। 7 का मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता, इसलिए 7 का एक बार देख लो, बट इसको यूज़ करने को फंड। जैसे मैं कहूँ 1 1 2, क्या ये डिविजिबल है बाई 7, तो क्या करेंगे हम 1 1 2 को लग कर लो, माइनस इसको 2 को उठाओ और इसको मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो 11 - 4 = क्या है 7। क्या 7 डिविजिबल है बाई 7 से, बिल्कुल है, तो इसलिए ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड है। अगर मैं कहूँ क्या 1 9 6, थोड़ा समझ लो क्योंकि ये है ही नहीं है, कहीं देख नहीं पाओगे। -6 इंटू में 2 कर देंगे तो 19 - 12 कर देंगे, 6 डिविजिबल है 7 से, नहीं है, तो 196 भी डिविजिबल नहीं है। इस तरह करना आपको, ठीक है। 8 का बता दिया, लास्ट के 3 यूनिट डिजिट देखो, अगर 8 से डिविजिबल है तो है। 9 का सेम एज 3, 9 का सेम एज 3, ठीक है। और 10 का लास्ट में 0 होना चाहिए, 10 का लास्ट में 0 होना चाहिए। अब लास्ट ये है कि 11 कैसे करें, जैसे मैं मान लूँ क्या 1 3 3 1, अब करना है ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, जो कंसिक्यूटिव गैप एक का, उनको अलग करो, ऑड वाले अलग करो और इवन वाले अलग करो, यानी कि उनका सम करो। 1 + 3 4, और ये इवन वाला अलग करो, 3 + 1 4, इनका डिफरेंस निकालो। 4 - 4 = 0, क्या 0 डिविजिबल है 11 से, डिविजिबल है क्या है, तो 11 से ये भी डिविजिबल होगा। इस तरह निकालना आपको। अगर मैं कहूँ 1 2 1, 1 से थर्ड वाली कौन सी प्लेस है 2, 1 + 1 2, और माइनस कर दो 2, ये भी 0 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 11th का ही देख लेते हैं। क्या अगर मैं कहूँ 1 5 6 5 6 5, 1 5 6 5 6, ठीक है, ये कर रहा हूँ, तो 1 + 6 + 6 माइनस करना 5 + 5, तो 6 6 12 13, 13 - 10 2 3, क्या ये डिविजिबल है, नहीं है, 11 से। ये कुछ डिविजिबिलिटी रूल थे जो मुझे बताने थे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब आप देख लेना और रिवाइज कर लेना। बाकी ये सीरीज़ आपकी होती है ख़त्म फिलहाल के लिए, ठीक है जी, थैंक यू।